बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में मैं सदफ अब्दुल जब्बार आपको खुश आमदेद कहती हूँ। और ज़बरदस्त तरीके से हम चाहते हैं जी वीक का आगाज़ हो, मंडे का दिन है और मौसम भी बड़े ज़बरदस्त हम देख रहे हैं। मौसम के स्पेल चल रहे हैं, कहीं पे बारिशें हो रही हैं, कहीं पे नहीं हो रही हैं। एज़ यूजुअल जहाँ पे नहीं हो रही हैं वो आप समझ गए होंगे कहाँ नहीं हो रही हैं। तो ऐसे में अब यूजुअली मंडे जो है बड़े हम लोग इंथ्यूजियास्टिक होते हैं काम के लिए। जैसे जैसे ट्यूसडे आता है, वेडनेसडे आता है, थर्सडे आता है तो फिर ज़रा से हमारी बैटरी जो है वो डाउन होना शुरू होती है। तो यकीनन होपफुली वीकेंड पे आपने काफ़ी एंजॉय किया होगा, एनर्जाइज्ड फील कर रहे होंगे। सो बहुत सारी आज के प्रोग्राम में एज़ यूजुअल इंफॉर्मेशन है, आपकी सेहत से मुतालिक भी है और बहुत सारी खबरें हैं। ख़ासतौर पर इकॉनमी के हवाले से भी बात करेंगे। सियासी मैदान में क्या हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। अगर आप 2 दिन टीवी ना देखें, 1 दिन टीवी ना देखें, 2 घंटे भी टीवी ना देखें तो आपको नहीं मालूम होता कि क्या से क्या हो गया। तो सियासत में सबके जो जहन में सवाल है वो ये है जनाब, आप बता दें काउंटडाउन शुरू हो गया इस हुकूमत का, यानी कि 12 अगस्त तक की असेंबलियाँ इस मुद्दत उनकी पूरी होनी है। तो फिर क्या इलेक्शन हो जाएंगे? 30 दिन से भी कम का टाइम रह गया है। ये सवाल सबके जहनों में। इसका जवाब सादा सा है, होने चाहिए। आइन तो यही कहता है, इलेक्शन कमीशन भी कहता है कि जैसे आइन कहता है वैसे ही करेंगे, लेकिन फिर भी ये सवाल है। तो ये सवाल अपनी जगह बड़ा अहम है। बहरहाल इस सारी चीज़ों के साथ आज का शो शुरू करेंगे और सबसे पहले शामिल करेंगे टॉप स्टोरीज। हुकूमत मुद्दत पूरी होने से पहले ही घर चली जाएगी, वजीर आजम शहबाज शरीफ का ऐलान। क्या आम इंतखाबात नवंबर में हो जाएंगे या विफाक में भी निगरां हुकूमत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की तरह तवील होगी? ये सवाल अहमियत इख्तियार कर गया। सिंध में डाकू बेलगाम, बच्चों के अगवा की वारदातें बढ़ गईं। कनकोट से 7 बच्चे अगवा कर लिए गए। डाकुओं का तावान का मुतालबा, वालिदैन परेशान। वजीरिस्तान के नौमान महसूद का छोटी उम्र में बड़ा कारनामा, कैप एप्स का भारतीय रिकॉर्ड तोड़ डाला। सिर्फ 30 सेकंड्स में 32 कैप अप्स करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। और गर्मियों में आम का अचार बन गया घर घर की सौगात। जलालपुर भटिया के आम का अचार जिसकी लज्जत के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए हैं। तो जनाब अब बताते हैं आपको कि क्या सियासी तौर पर मामलात हैं। और वो यूं कि मौजूदा जो इत्तेहादी हुकूमत है उसकी मुद्दत पूरी होने में अब 1 माह से भी कम वक्त रह गया। जैसे कि मैंने आपको बताया, निगरां हुकूमत के लिए 2 बड़ी इत्तेहादी जमातों मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान एक बैठक दुबई में लगी। 2 दिन पहले वजीर आजम शहबाज शरीफ से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने भी मुलाकात की थी और इस मुलाकात के हवाले से भी बहुत सारी खबरें हमारे सामने आ रही हैं। वजीर आजम ने एक बार फिर दोहराया कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी होने के बाद चली जाएगी, बल्कि वो ये कहते हैं जी उससे पहले ही चली जाएगी और फिर निगरां हुकूमत निज़ाम संभालेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और साबिक सदर आसिफ जरदारी ने मुलाकात में इंतखाबात वक्त पर कराने पर इत्तेफाक किया है, लेकिन इसके बावजूद इंतखाबात अक्टूबर में होंगे, नवंबर में होंगे, ये सवाल फिर क्यों जहनों में है, ये सवाल क्यों उठ रहे हैं, ये अपनी जगह एक बड़ी अहम बात है। अगर हुकूमत ने डिजिटल मरदमशुमारी के नताइज का नोटिफिकेशन जारी कर दिया तो इलेक्शन कमीशन फिर पाबंद हो जाएगा कि नई हदबंदियां और हल्का बंदियां करें, उसके बाद इंतखाबात हो गए। वेरी इंटरेस्टिंग आपको फैक्ट्स यहाँ पे बता दूं कि कुछ दिन पहले जिस जमाने में ये बात होती थी कि पंजाब और केपी में इलेक्शन करा दिए जाएं जो कि मुद्दत तय है आइन में उसके हिसाब से, तो उस वक्त जो वफाकी वजीर एहसन इकबाल हैं, अभी भी वजीर हैं, वो ये कहते थे जनाब जो मरदमशुमारी जब तक वो पूरी नहीं होगी, जब तक जी उसके नताइज नहीं आएंगे तब तक हम इलेक्शन नहीं करा सकते। लेकिन अब वही कहते हैं कि जी पुरानी ही मरदमशुमारी पे इलेक्शन होने चाहिए। सो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग उनकी जानिब से पॉइंट हमारे सामने आया है। अब हुकूमत की जो मुद्दत के हवाले से सवालात तो हैं कि अब मुद्दत पे चली जाएगी, लेकिन इलेक्शन के हवाले से सब इतने डाउटफुल क्या हैं, ये सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है जी इस्लामाबाद से खावर घुम्मन साहब। खावर, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग टू यू। जी वालेकुम सलाम। बताइए सर, मतलब इतनी क्लैरिटी के बाद, इतने बयानात के बाद आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ बार बार ये कह रहे हैं जी हम तो अपनी मुद्दत से पहले ही चले जाएंगे। कभी वो 14 अगस्त कह रहे थे, अब कह रहे हैं जी मुद्दत से पहले चले जाएंगे। फिर ये अवाम क्यों है, फिर ये सवाल ही क्यों उठता है जी कि फिर इलेक्शन कब होंगे?
دیکھیں آپ کی یہ جو آبزرویشن ہے، اور نہ صرف آپ کی، پورے پاکستان کے اندر یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا الیکشن جو ہے، انتخابات، عام انتخابات وقت پر ہوں گے یا نہیں ہوں گے. اس کی ایک بہت ہی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آئین تو بہت واضح ہے. آئین واضح ہے کہ کسی بھی اسمبلی کے اندر، وہ صوبائی ہو یا وفاقی ہو، اگر اس کا لیڈر جو ہے، جس کے پاس میجورٹی ہوتی ہے، وہ اس کو تحلیل کر دے تو الیکشن جو ہے 90 دن کے اندر ہونا ہر حال کے اندر لازم ہے، جو مرضی ہو جائے. خدا نخواستہ ملک کے اندر اگر جو حملہ ہو گیا باہر سے، یا کوئی قدرتی آفت ایسی اس قسم کی آ گئی ہے، تو اس کے اوپر کوئی ایکشن لیا جا سکتا ہے. ادروائز آپ الیکشن کو ڈیلے نہیں کر سکتے. حال ہی کے اندر آپ نے ٹرکی کے اندر دیکھا، یا پوری دنیا میں کسی بھی جمہوری ملک کے اندر 400-500 سالہ تاریخ ہے امریکہ کی، وہاں پہ کبھی الیکشن آگے پیچھے نہیں ہوئے. لیکن چونکہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیوں کے اندر انتخابات، آپ نے دیکھا کہ واضح آئینی احکامات کے باوجود، واضح سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک سے زیادہ حکم کے باوجود وہاں پہ انتخابات رکوائے گئے، نہیں کروائے گئے. الیکشن کمیشن نے ایک سے زیادہ توجیحات پیش کر دیں کہ جی یہ وجہ ہے کہ ہم الیکشن نہیں کروا سکتے. اب حال ہی کے اندر آپ کو یاد ہوگا جب حج پہ گئے ہوئے تھے صدر پاکستان ڈاکٹر عارف الوی، ان کی غیر موجودگی میں ایک جو ہے قانون پاس کروا لیا گیا ہے کہ اب صدر پاکستان کی جو ایک مشاورت چاہیے تھی تاریخ طے کرنے کے لیے، ایک اسمبلی جب وقت پورا کرتی ہے یا پھر اس کو تحلیل کر دیا جاتا ہے، تو وہ ختم کر دی گئی ہے. تو اب سارا اختیار جو ہے کلی وہ چلا گیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس. آپ کو یاد ہوگا پچھلے ہی ہفتے محترم پرائم منسٹر صاحب نے یہ بات کی، الیکشن اکتوبر میں، نومبر میں، یا جب بھی ہوں گے. تو جب بھی ہوں گے سے مطلب یہ لوگ یہ لے رہے ہیں کہ شاید اس انتخابات کے معاملے کو آگے بڑھایا جا رہا ہے، کیونکہ یہ پنجاب اور کے پی کی مثالیں لے کے اب لوگ سکیپٹیکل ہیں. وہ ان کو یہ یقین نہیں ہے کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے. لیکن ایک بات بہت واضح ہے، ملک کے اندر لوگ ہوں، ملک کے سے باہر جو بھی لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو آئین قانون سیاست کو سمجھتے ہیں، دوست ممالک ہیں ہمارے، وہ ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر اگر آپ نے معاشی استحکام لے کے آنا ہے تو اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ سیاسی استحکام لے کے آئیں. دیکھیں ہم جتنی بالکل، اور مرضی جب آئی ایم ایف والے بھی میٹنگ کر رہے تھے تو وہ ظاہر ہے انہوں نے جو پورا ڈیزائن کیا ہے اپنا پروگرام، وہ بھی اسی طرح سے کیا ہے کہ ابھی ایک قسط ملے گی موجودہ حکومت کو، پھر ایک نگراں کو، اور پھر نئی آنے والی کو. خبر آپ نے خیبر پختونخوا کا حوالہ دیا، اب وہاں کے جو مسائل کھل کے سامنے آ رہے ہیں، وہاں تو جو سیاسی جماعتیں جنہوں نے الیکشن لڑنے ہیں، جو وفاق میں اتحاد کیے بیٹھی ہیں، وہ نگراں حکومت میں وزارت کے مزے لوٹ رہے ہیں وہ لوگ، اور آ کر پھر وہ ایک دوسرے سے گلے شکوے کر رہے ہیں. تو اگر ہم یہ سمجھیں کہ اب ظاہرہ پیپلز پارٹی نون لیگ ہی ایسا لگ رہا ہے بیٹھ کے طے کر رہی ہے کہ نگراں سیٹ اپ کیا ہوگا، حالانکہ ہونی اپوزیشن کے ساتھ چاہیے، لیکن یہ اتحادی حکومت ہی طے کر رہی ہے، تو پھر غیر جانبداری کی امید رکھی جائے خیبر پختونخوا کی مثال سامنے رکھتے ہوئے کہ نگراں سیٹ اپ کیسا بنے گا؟ دیکھیں نگراں سیٹ اپ، یہ جو ایک غیر معمولی واقعہ ہمارے سامنے آ گیا، خاص طور پر پنجاب اور کے پی کا، کہ 90 دن سے اب وہ بڑھ کے، اب ظاہر ہے وہ ڈبل ہو گیا، اب تو 6 مہینے ہو گئے وہاں پہ. اور ظاہر ہے آئین کے اندر تو ایسی نہ کسی کوئی مثال ماضی کے اندر موجود ہے، نہ ہی آئین اس بات کی اجازت دیتا ہے. تو وہاں پہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے، مزے لگے ہوئے ہیں. اب ان کو نظر آ رہا ہے کہ جب الیکشن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کب ہوں گے، تو صوبے کے اندر حکومت تو چلنی ہے، لہٰذا وہ حکومت چلا رہے ہیں. ابھی تو آپ بھول جائیں گی خیبر پختونخوا اور پنجاب کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے. ابھی وفاق کے اندر جو آلریڈی ملاقاتیں شروع ہو گئی ہیں، کبھی دبئی میں، کبھی لاہور میں، کبھی کسی جگہ کے اوپر. ہر جماعت جو ہے وہ اپنا وزیر جو پیش کر رہی ہے، وہ ہر اپنا وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ پیش کر رہی ہے، کیئر ٹیکر کا، جی یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے. ابھی تو یہ جو ہنڈیا بیچ چوراہے کے اندر آپ دیکھیے گا کہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے جب یہ خاص طور پر انتخابات کی طرف جائیں گے. کے پی کے اندر تو مثال آپ نے دیکھی، اب وفاق کے اندر بھی یہی حصے بکرے یہ اپنے اپنا مانگ رہے ہیں کہ جی ہمارا یہ ہونا چاہیے، ہمیں یہ وزارت ملنی چاہیے، کیئر ٹیکر جی ہمارا نامنی ہوگا، ہمارا یہ غیر نامنی ہوگا. جانبداری کو یقینی بنانا، خبر ایک بات بتائیں، یہ کس کا کام ہے؟ دیکھیں بنیادی طور پر جو آئین کے اندر واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ جب ملک کے کسی صوبے کے اندر یا وفاق کے اندر اسمبلی موجود نہیں رہتی، تو اس کے تمام تر جو انتظامی امور ہیں اس کے اوپر نظر رکھنا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کام ہے. پوری جمہوری دنیا کے اندر، آپ کے ہمسایہ ملک انڈیا کے اندر یہی ہوتا ہے کہ الیکشن کمیشن
वो आपको पता है उसकी इजाजत के बगैर वहां पे जो है एक कोई परिंदा पर नहीं मार सकता, एक जरा से कोई चीज आगे पीछे नहीं हिल सकती। हमारे यहाँ में ये बुनियादी जिम्मेदारी तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान माशाल्लाह से जिस अंदाज से वो अपने आप को कंडक्ट अभी तक उन्होंने किया है, जो पंजाब और केपी असेंबली जब से तहलील हुई है उनके हवाले से वो आपके सामने है। अब यहाँ पे जो भी मामला होगा वो सब देखेंगे। तो क्या मजीद कॉम्प्लिकेशन इस सिलसिले में हो सकती है कि अगर फर्ज करें पीपल्स पार्टी बैठ के तय कर लेती है नून लीग के साथ और इत्तेहादी हुकूमत में जितने लोग हैं, राजा रियाज से भी चले रस्मन वो पूछ लेते हैं, क्या इस तरह के सेटअप को चैलेंज किया जा सकता है अदालत में? पीटीआई किसी लेवल पे जाकर इसे चैलेंज कर सकती है? जी देखें जी, चैलेंज तो पहले भी एक से ज्यादा दफा हुआ है। मैंने आपको वाज़े तौर पर दो मिसालें बताई हैं कि सुप्रीम कोर्ट का एक नहीं दो हुक्म थे कि पंजाब के अंदर इलेक्शन करवाए जाए, लेकिन वो हुक्म नहीं माना गया। तो यहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट के सामने तो शायद कोई ले जाएगी। ये देखें, एक गैर जानिबदार सेटअप बनना चाहिए इंतखाबात के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ही जब जो नहीं माना तो फिर आप क्या करेंगे? मुझे लग यही रहा है कि इसके अलावा कोई हल कोई नहीं है, क्योंकि दुनिया हमारे ऊपर बड़ी सख्त जो है हमारी मॉनिटरिंग कर रही है, नजर रखे हुए है। माशाल्लाह से हम 5वां बड़ा मुल्क है आबादी के लिहाज से। खबरें यही हैं कि आइंदा 2-4 साल के अंदर हमने चौथा बड़ा मुल्क हो जाना है। इसमें हम जरूर तरक्की करें। अच्छा खबर, लास्ट क्वेश्चन जरा बताइएगा, आप जो मर्दमशुमारी के हवाले से पहले कुछ बयान दिया एहसान इकबाल साहब ने, अब कुछ कह रहे हैं, क्या ये किसी तरीके से असरअंदाज होगी मर्दमशुमारी का मामला इलेक्शन के इनेकाद पर? देखिए जी, जहां तक आईने पाकिस्तान का जो है वो आप देखें उसको पढ़ें तो वो बहुत ज्यादा वाज़े क्लियर है, उसमें किसी तरह का कोई भाम नहीं है। एक असेंबली जब तहलील हो जाती है तो उस सूबे या वफाक के अंदर वहां पे 90 दिन के अंदर इलेक्शन हर हाल में, जिस हालत में भी वहां पे जो भी आपके पास मर्दमशुमारी की अदाद-ओ-शुमार मौजूद हैं या कुछ भी है, आपने करवाना है इलेक्शन। क्योंकि हुकूमत के बगैर आप ना सूबा चला सकते हैं ना वफाक चला सकते हैं, उसमें तो किसी तरह का ही बहाम नहीं है। इसको बहाना बना के अगर कोई काम करना चाहता है तो कर सकता है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि ये वजह बनेगी इलेक्शन डिले करवाने की या इसको बहाना बना के करवाया जाएगा। अगर इलेक्शन डिले होने हैं तो उसके लिए कोई बड़ी वजह ढूंढनी पड़ेगी, कोई बड़ा एक आपको जो है मामला सामने रखना पड़ेगा। मेरे ख्याल में पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था और सुप्रीम कोर्ट आइंदा भी हुक्म देगा। और एक बात याद रखिएगा, आज शायद ये सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की हुक्म अदूली करके ये समझते हैं कि हमारी जान बख्शी हो गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक अभी वो फैसला इन फील्ड है, उसके ऊपर हुक्म आना है। जिन लोगों ने उसके ऊपर हुक्मदुली की हुई है, आइन शिकनी की हुई है, उनको किसी न किसी सतह के ऊपर, किसी न किसी वक्त के ऊपर जो है वो उनकी जवाबदेही होनी है। और जाहिर है आइन शिकनी की जवाबदेही बड़ी सख्त होती है। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट इस पे क्या हुक्म देता है। चलो, थैंक यू सो मच। खबर गुमन हमारे साथ थे। सुबह सवेरे हमने जानने की कोशिश की सियासी मामलात किस तरह आगे बढ़ रहे हैं। आपको खबर दे दें, रावलपिंडी में जीटी रोड हाईकोर्ट के करीब तेज रफ्तार डंपर ने 5 गाड़ियों को कुचल दिया है और हादसे में एक शख्स जान बहक, 5 जख्मी, 3 की हालत तशवीशनाक है। मजीद क्या डिटेल्स हैं जानेंगे बाबर मलिक से। बाबर बताइएगा, क्या इस वक्त आपके पास डिटेल्स हैं? देखिए, जो मनाजिर नजर आ रहे हैं इंतहाई भयानक और खौफनाक है। और ये डंपर था सीमेंट से लदा हुआ और यहाँ पे इसकी ब्रेक फेल हो गई और ब्रेक फेल होने के बाद लाइन में लगी हुई गाड़ियां जो स्लो रफ्तार से यहाँ से जा रही थी उनके ऊपर ये चढ़ दौड़ा और तकरीबन 5 से 6 गाड़ियां इसकी जद पे आई हैं और एक शख्स मौका पर जाबाक हुआ है। 5 से ज्यादा जख्मी है। जख्मियों में ज्यादातर की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। मौके पर रेस्क्यू 112 की टीमें, पुलिस, ट्रैफिक पुलिस समेत एनएलसी और डीएचए इस्लामाबाद की जो इमदादी टीमें थी वो यहाँ पे पहुंच चुकी हैं और उन्होंने इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लिया है। जख्मियों को, जाबाक होने वालों को अस्पताल मुंतकिल किया, जबकि दीगर अदारे जो है यहाँ पे जो ट्रैफिक का फ्लो बंद हो गया था, ब्लॉक हो गया था, उसको रवा रखने की कोशिश के लिए ऑपरेशन उन्होंने शुरू कर दिया। डंपर के ऊपर सीमेंट लदा हुआ था और इसकी यहाँ से उतराई है और इसके ऊपर उसकी ब्रेक फेल हुई। पहले से ये तेज रफ्तार था, इसको वार्न भी किया गया था कि इसकी रफ्तार तेज है, लेकिन इसने आगे जब इसका ब्रेक फेल हुआ तो ये अलमनाक हादसा हुआ है। हादसे में 5-6 गाड़ियां जो है इसकी जद में आई हैं और एक शख्स मौका पर जा बाग। जख्मियों की हालत के हवाले से रेस्क्यू जराये का कहना है कि इनकी हालत जो है क्रिटिकल है, सीरियस है। जी
ठीक है बाबर, बहुत शुक्रिया, आपसे मजीद डिटेल जानते रहेंगे। और अब आपको एक यंग एथलीट से मिलाएंगे जिनका ताल्लुक पाकिस्तान के वजीरिस्तान से है और उन्होंने जी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम बनाया है। और खेल के मैदान से उभरते नौजवान बासलाहियत हैं, पुरजोश हैं, मार्शल आर्टिस्ट हैं। इनका ताल्लुक जैसे कि मैंने बताया कि वजीरिस्तान से है और छोटी सी उम्र से ही इन्होंने एक बड़ी कामयाबी की तरफ इन्होंने कदम बढ़ाया। इन्होंने हाल ही में कैपअप्स कि जो है उसमें गिनीज बुक का रिकॉर्ड उसमें अपना नाम बना लिया है। जी क्या इन्होंने किया है, इस हवाले से आपको ये भी बता दें कि भारत के जो मार्शल आर्टिस्ट हैं हिमांशु, उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है और भारतीय खिलाड़ी ने 30 सेकंड्स में 28 कैपअप्स किए थे, जबकि नोमान ने 30 सेकंड्स में 32 यानी 2 कैपअप्स ज्यादा करके उन्होंने भारतीय जो एथलीट हैं उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। नोमान अब तक 4 गिनीज बुक में जी अपने रिकॉर्ड बना चुके हैं और नौजवान मार्शल आर्टिस्ट 77 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाने वाले इरफान महसूद के शागिर्द हैं। तो जबरदस्त जनाब, और ज़ाहिर है इसके लिए बहुत सारी प्रैक्टिस चाहिए होता है और मेहनत चाहिए होती है जो इन्होंने डेफिनेटली की होगी और फिर भारतीय एथलीट को हराना, सो इसका भी एक अलग हमारे यहाँ जोश और जज्बा पाया जाता है। तो हमारे साथ मौजूद है नौजवान मार्शल आर्टिस्ट नोमान महसूद। नोमान, बहुत शुक्रिया और आपको बहुत बहुत मुबारक हो। ज़रा बताइएगा, जब आप इस सारे मुकाबले की दौड़ में थे, या आपको लगता था कि जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हुआ है भारतीय मार्शल आर्टिस्ट ने उसका रिकॉर्ड तोड़ सकेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इनवाइट किया। ये हिमांशु का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड था जिन्होंने 30 सेकंड में 28 टिकअप किए थे और इरफान महसूद ने उनकी वीडियो देखी थी और उन्हें मुझे देखा कि आप ये रिकॉर्ड बना सकते हैं, तो इसके लिए मैंने मेहनत की 3-4 महीने तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने रिकॉर्ड ब्रेक किया। अच्छा, तो आपने ट्रेनिंग कब से शुरू की है, कब से आप इस हवाले से मेहनत कर रहे थे, क्या आपके माइंड में था कि आपने क्या करना है, गोल्स क्या थे? मैं इरफान महसूद के साथ तकरीबन 4 सालों से गेम कर रहा हूँ। मेरा पहला गिनीज रिकॉर्ड वो भी इंडिया का था जो मैंने तोड़ा है, अमान चक्रिया का। जो इंडिया के रिकॉर्ड तोड़े हैं, एक बरतानिया का रिकॉर्ड तोड़ा और एक वर्ल्ड लेवल पे जो चैलेंज था वो मैंने एक्सेप्ट किया और ये रिकॉर्ड मेरे पास है। तो ये बताइएगा, यूजुअली हम देखते हैं कि मार्शल आर्ट्स की तरफ लोग ज़रा कम आते हैं, ऐसे स्पोर्ट्स की तरफ ज़्यादा जाते हैं जिनको लेके बड़ी हमारी यहाँ जैसे क्रिकेट हो गया, दीगर खेल हो गए। आपको ये ख्याल कैसे आया और कब से आप बाकायदा तौर पर इसमें इन्वॉल्व हुए प्रोफेशनली? जी बिल्कुल, बहुत जो क्रिकेट में इन्वॉल्व होते हैं, मुख्तलिफ गेम में जैसे फुटबॉल, क्रिकेट, इनके लिए फैसिलिटीज भी बहुत होती है, इनका सपोर्ट भी बहुत होते हैं। और मार्शल आर्ट ऐसी गेम है जिससे आप फिजिकल भी फिट कर सकते हैं, मेंटली भी आपका माइंड शार्प कर सकते हैं। तो मैंने पहले ये रिकॉर्ड देखा और उसके लिए मैंने प्रैक्टिस की और इसके बाद मैंने रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो ट्रेनिंग कितनी करते हैं, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और जाहिर है आपका ताल्लुक वजीरिस्तान से है, तो क्या आपको वो फैसिलिटीज हैं या आपको ट्रैवल करके किसी दूसरे इलाके जाना पड़ता है, जरा ये बताइएगा नोमान। जी बिल्कुल, हम पहले वजीरिस्तान में थे, वहाँ से हम तकरीबन 6-7 सालों से हो गए वहाँ भी आए हैं। और पहले तो हमारे पास कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है जिससे हम गेम कर सकते हैं, ना कोई हुकूमत से सपोर्ट है। और अगर सपोर्ट मिल जाए, थोड़ी फैसिलिटी मिल जाए तो इंशाल्लाह जो और रिकॉर्ड है मैं कर सकता हूँ जो मैं टारगेट किए हुए हैं। तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो मिनिस्ट्रीज हैं या हुकूमत है उनकी तरफ से कभी अप्रोच की गई? जाहिर है आप जैसे खिलाड़ियों को और ख़ास तौर पे जिनका ताल्लुक वजीरिस्तान से हो, ताकि जाहिर है वहाँ से टैलेंट आए और उनको इतने मौके नहीं मिलते हैं, तो कोई अप्रोच की गई कभी? कोई अप्रोच नहीं की गई हुकूमत की तरफ से। ये तो हमें मिला है कि हुकूमत की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है। हम वो क्योंकि मेहनत करते हैं, तकरीबन दिन में 3-4 घंटे प्रैक्टिस करते हैं क्लब में भी, और इस रिकॉर्ड के लिए मैंने बहुत प्रैक्टिस की। हुकूमत की कोई सपोर्ट नहीं है। अगर हुकूमत की सपोर्ट मिल जाए और फैसिलिटी मिल जाए तो आज इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम वर्ल्ड लेवल पर रिप्रेजेंट करेंगे। डेफिनेटली। तो नोमान ये बताइएगा कि ये वाला रिकॉर्ड मिला के अब तक कितने आपने रिकॉर्ड बनाए हैं? ये रिकॉर्ड मिला के मेरे 4 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अप्रूव हो गए हैं। 2 इंडिया के रिकॉर्ड हैं, एक बरतानिया का रिकॉर्ड और एक वर्ल्ड लेवल पे चैलेंज भी मैंने एक्सेप्ट किया है। तो फ्यूचर गोल्स क्या हैं फिर नोमान आपके? फ्यूचर में मेरे यही वो है कि पाकिस्तान के रिप्रेजेंट कर सकूं। मैं का फाइटर भी हूँ, 2-0 मेरा रिकॉर्ड है। मैं नेशनल लेवल जिम्नास्टिक प्लेयर भी हूँ। इंशाल्लाह अगर सपोर्ट मिल जाए हुकूमत की तरफ से
तो आज यही मैच जारी रखेंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान को ऑल द बेस्ट रिवीजन करेंगे। चलें, थैंक यू सो मच नमान, और एक बार फिर से आपको बहुत बहुत मुबारक हो, कंग्रेचुलेशन। और इसी तरीके से आप अपने इलाके का, अपने मुल्क का नाम जी ऊंचा करें। और देखें, आसान नहीं है और इस तरीके के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनते रहते हैं, लेकिन खासतौर पे भारतीय हरीफ को हरा देना तो दैट्स कमेंडेबल। सो ये तमाम तर सूरत हाल है और इसी हवाले से हम आपको मजीद भी आगाह करते रहेंगे। यहाँ पर लेंगे ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। और जब हम बात करते हैं दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है, दुनिया चांद पर जा रही है, और हमारे यहाँ जी एक मसला है जो हम साल हर साल से देख रहे हैं, वो है जी कच्चे के डाकू। कच्चे का इलाका जहाँ पे पुलिस नहीं पहुँच पाती, लेकिन डाकुओं ने वहाँ पर पूरी एक अलग ही पैरेलल अपनी वर्ल्ड उन्होंने आबाद कर रखी है। और वहाँ पर उनके पास ऐसे ऐसे हथियार हैं, ऐसी उनके पास क्या कहना चाहिए, हथियारों से लेस चीज़ें हैं। और वहाँ पर इवन समटाइम्स ये बताया जाता है जी उनके पास तो बख्तरबंद गाड़ियाँ भी हैं। तो ये बहुत कुछ ऐसा है जिसकी वजह से बहरहाल यहाँ पर कितने ही ज़्यादा ऑपरेशंस हों, लेकिन हम देखते हैं कि पूरी तरीके से ना इन इलाकों का सफाया होता है, ना ही इन कच्चे के डाकुओं से जान छूटती है, बल्कि अब ये नए नए जो है तरीके अपना रहे हैं। किस तरीके से अब इन्होंने जी ऑपरेशन को रुकवाने के लिए, क्योंकि पुलिस की जानिब से बाकायदा तौर पर पंजाब और सिंध की पुलिस लगी हुई है कि कच्चे के इलाकों से इन डाकुओं का खात्मा हो। ये ऑपरेशन काफ़ी टाइम से जारी है, लेकिन डाकुओं ने ऑपरेशन रुकवाने के लिए अब बच्चों को अगवा करने का सिलसिला शुरू कर दिया है। बच्चों के अगवा की वारदातों में इजाफा हो गया है। डाकू अब तक कंदकोट से 7 बच्चे अगवा कर चुके हैं। डाकू घर के बाहर खेलते हुए बच्चों को उठाकर ले जाते हैं, साथ ही फिर उनके हवाले से तावान का मुतालबा भी किया जाता है। गुज़िश्ता रोज 3 साल की अलीशा को अगवा किया गया। 6 साल का सदाकत ईद के दिन से लापता है। 3 साल का अजीम, 8 साल का फरहान सोमरो, 11 साल का मकबूल मिरानी, 10 साल बच्चा जयदीप और 8 साल की कौसर डाकुओं के निगरानी में है। मकबी बच्चों के वालिदैन को कहते हैं कि जनाब आपने यहाँ पे, हम आपके बच्चे हमारे पास हैं, आपने तावान देना है। अब ज़ाहिर है ये गरीब हैं, किस तरीके से तावान भी अगर अदा करना चाहें तो कैसे करें, तावान की रकम कहाँ से लाएं। मुतासरा ख़ानदानों ने शिकवा किया है कि पुलिस ताउन नहीं कर रही है और शहरी और ताजरों की जानिब से डाकू राज के खात्मे के लिए फौजी ऑपरेशन का मुतालबा अब जोर पकड़ता जा रहा है। यानी कि अब सबको ऐसा महसूस हो रहा है कि ये पुलिस के बस की शायद बात नहीं है, अब इस हवाले से मजीद कुछ करना होगा। तो जनाब क्या सूरत हाल है, इस पर हम बात करना चाहेंगे कि जो बच्चे अगवा हुए हैं ये अब तक क्यों बाजियाब नहीं कराए जा सके, और जो कॉल करते हैं तो फिर ये ट्रेस किस तरह से नहीं हो पा रहे हैं। तो एसएसपी कश्मीर इरफान समू इस वक्त हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। बताइएगा इरफान साहब, ये बच्चों की तादाद 7 है। अब ज़ाहिर है डाकू आप लोगों को भी प्रेशराइज कर रहे हैं, ढाल बनाया हुआ इन बच्चों को, लेकिन इनकी बाजियाबी के लिए क्या कोशिशें की गई हैं अब तक? देखिए, पिछले चंद माह से हम कंटिन्यूसली कश्मीर के जो कच्चा इलाका है वहाँ पर हम ऑपरेट कर रहे हैं, और जिसके नतीजे में अभी तक कोई 16 डाकू यहाँ पर हलाक हुए हैं, और इसी तरह कोई 10 से ज्यादा डाकू जो है जो कि जख्मी हालत में गिरफ्तार हुए हैं, और 1900 के बराबर कोई फिगर है जहाँ पर पीओस और एब्सकॉन्डर जो मुख्तलिफ केसेस में इन्वॉल्व थे वो हमने गिरफ्तार करके जेलों की तरफ भेजा है। अभी जिस तरह आपने ब्रीफ किया कि कुछ बच्चे बिल्कुल इस वक्त भी डाकुओं के कब्जे में हैं, जो कि टैक्टिक इस्तेमाल कर रहे हैं बेसिकली कि पुलिस को डिमोलाइज करना, या जो फोर्सेस के खिलाफ काम कर रहे हैं कच्चे के अंदर वो डिमोलाइज हो रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो हमारा ऑपरेशन है वो तेजी से चल रहा है। अभी आपने फरहान सुब्रो का जिक्र किया, तो उसमें मैं आपको ये बताऊं कि पिछले 1 हफ्ते में हम उसी इलाके में, कच्चे के इलाके में, उस बच्चे की बाजाबी के लिए हम ऑपरेशन कर रहे हैं, जिसके नतीजे में 2 डाकू भी यहाँ पर हलाक हुए और 7 जो इसमें डकॉइट्स हैं वो हमारे कस्टडी में, जिनको हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। पिछले 1 हफ्ते में ही एक बच्चा जो कि लाशारी बाइकास था, उसको हमने यहाँ पर सेफली रिकवर किया है। कैसे, और हमारी कैसे रिकवर किया, जरा ये बताइएगा, ताकि जाहिर है दूसरे जो वालिदैन है उन्हें भी कोई ढारस हो। जी, इसमें ये कि मैं आपको थोड़ा ब्रीफ करूँ कि जो कश्मीर का कच्चा इलाका है वो 72 किलोमीटर पे मुश्तमिल है, नंबर 1। नंबर 2, जो कश्मीर डिस्ट्रिक्ट है, दिस इज ट्राई जंक्शनल डिस्ट्रिक्ट, जिसको एक तरफ से पंजाब बॉर्डर करता है और दूसरी तरफ से बलोचिस्तान को 67 किलोमीटर बलोचिस्तान का जो बॉर्डरिंग एरिया है। तो ये एक जो इलाका है ये अलॉन्ग विथ पंजाब ये कंटिन्यू करता है, जो जंगल एरिया, जो रिवराइन बेल्ट है
जहाँ पर ये डाकुओं का जो चंद पैकेट जो कि इन्फेस्टेड है। तो इसमें हम जहाँ पर भी डाकुओं की हमें इतला मिलती है तो वहाँ पर हम ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं। तो फरहान सुमरू के लिए पिछले चंद दिनों से हम मुसलसल बख्शापुर का इलाका है जहाँ पर डाकुओं की मौजूदगी है, जहाँ पर हम ऑपरेट कर रहे हैं और जिसके नतीजे में जो डाकू हैं वहाँ पर हलाक भी हुए हैं। और उसमें 3 दिन पहले कोई 3 जो मुखबी हैं वो हमने वहाँ से रिकवर किए हैं। इसमें ये भी बताना बहुत जरूरी है। तो वो क्या तावान दे के रिकवर किए गए? नहीं, पुलिस एफर्ट्स मैं आपको प्योरली पुलिस एफर्ट्स की भी बात कर रहा हूँ कि थ्रू पुलिस एफर्ट्स, थ्रू पुलिस ऑपरेशन कोई 3 बंदे हमने 3 दिन पहले वहां से रिकवर किए। और ये भी बताना बहुत जरूरी है कि पिछले जो करंट ईयर है यहाँ पर कश्मीर पुलिस ने कोई 75 जो मुखबी जो कि डाकू के कब्जे में थे वो थ्रू पुलिस ऑपरेशन हमने यहाँ से रिकवर किए। अभी जो आउटस्टैंडिंग जो तादाद है किडनैपर्स की वो बहुत कम है, जिनके लिए भी हम मुसलसल ऑपरेशन कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज जरा बता दें, एक चीज बता दें। अमूमन ये तौजीह पेश की जाती है कि भाई लोग जो हैं एक्चुअली वो इनके ट्रैप में आ जाते हैं, हनी ट्रैप में आ जाते हैं, किसी भी तरीके से लोग इनके झांसे में आ जाते हैं। लेकिन ये जो बच्चे हैं ये तो अपने घरों की दहलीज से अगवा हुए, जो हमारे सामने डिटेल्स आ रही हैं, कश्मीर से, कनकोट से, ऐसे इलाकों से हुए। तो इनको तो रोका जा सकता है, कच्चे के इलाके में डाकुओं से मुकाबला इट्स अ डिफिकल्ट थिंग, बट इन वारदातों को तो रोका जा सकता है। इन्हें इतनी आसानी से एक्सेस कैसे है? जी बिल्कुल, जिस तरह आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया। अभी आपको मैं रिसेंट पास्ट की बात करूं कि एक गैंग जो कि बच्चों को अगवा में इन्वॉल्व थी, उसको हमने आइडेंटिफाई किया और उनमें से कोई 2 जो डकैत थे वो एलिमिनेट हुए और कुछ बच्चे भी हमने उनसे उनकी कस्टडी से रिकवर किए। ये भी बताना बहुत जरूरी है कि जिस तरह आपने जयदीप का जिक्र किया अपनी गुफ्तगू में, तो ये जो जयदीप की जो अगवा थी, जिस वक्त वंस अगेन फ्रॉम द कच्चा एरिया, वो कोई पक्के एरिया में वो नहीं आए थे, उसी कच्चे इलाके में ये ऑपरेट करे थे और वहीं से इनको कोई बच्चा मिल गया और वो उठा के ये ले गए। लेकिन जैसे ही पुलिस को ये उसका नोटिस होता है तो वो जो ऑपरेशन का सिलसिला है वो शुरू हो जाता है और वो जारी है। और ये पिछले 5 महीने से मुसलसल यहाँ पर कश्मीर में ऑपरेशन कर रहे हैं, जिसके नतीजे में आपके चैनल ने रिपोर्ट किया है कि कोई हमारे 10 शहादतें अभी हो चुकी हैं। तो एक मुसलसल अमल है जो कि कश्मीर पुलिस उसमें। तो व्हाट इज द प्लान नाउ? अब जो बाकी बच्चे हैं उनको कैसे रिकवर कराएंगे? वालिदैन तो सेटिस्फाई नहीं है, अब वो कह रहे हैं जी यहाँ पर फौज ही ऑपरेशन करे तो कुछ हो सकता है, पुलिस के बस की बात नहीं है। देखिए, जिस तरह मैंने आपको अभी फिगर भी बताई कि पिछले चंद महीनों में कोई 75 जो किडनैपर्स है वो पुलिस ने ही रिकवर की है, नंबर 1। और नंबर 2, अभी कश्मीर के चंद पैकेट्स ही रह गए जहाँ पर हमने डाकुएट्स को नैरो डाउन किया हुआ है और जहाँ पर हम उनके साथ लड़ रहे हैं। और इसी दौरान कोई 16 डाकू रिसेंटली हलाक हुए। तो ये जो ऑपरेशन का सिलसिला है ये अभी जारी है और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह सिंध पुलिस और बाकी जो एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट भी हैं कश्मीर के, जिसमें घोटकी हो गया, शिकारपुर हो गया, वो भी इक्वली इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द जो नतायज है वो सामने आना शुरू हो जाएंगे। और मैंने आपको ये भी ब्रीफ किया कि देखें जिस तरह एक बड़ी फिगर थी किडनैपर्स की, या वो बंदे जो ट्रैप थे डाकुओं के कब्जे में थे, उनको हमने बाज़ाब भी करवाया और इंशाल्लाह जो आउटस्टैंडिंग किडनैपर्स हैं उनको भी हम जल्द से जल्द बाज़ाब करवाएंगे। और ये भी बताना बहुत जरूरी है कि जो हनी ट्रैप के जो इंसिडेंट है उसमें एक वाज़ेह कमी और रिमार्केबल डिक्लाइन यहाँ पर आया है कश्मीर के अंदर। और हमारी भी कोशिश है कि जो ज्यादा खतरनाक काम ये हो रहा है कि वो तो चले फिर ट्रैप में आ जाते थे, वो तो पहले अपने इलाकों से निकल के आते हैं, शहरों में आते हैं, देहातों में आते हैं, बच्चों को अगवा करके ले जाते हैं। कितना तावान मांगते हैं वो इन बच्चों से, जो वालिदैन कहते हैं कि हमारे पास तो इतनी रकम भी नहीं है। देखिए, ये बिल्कुल जो किडनैपिंग फॉर रैंसम होती है तो वो मुख्तलिफ जो पैसे हैं वो डिमांड करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जहाँ तक हम कश्मीर की मैं बात करूं, कि जहाँ तक पुलिस की बात करूं, कि जो केसेस हमें रिपोर्ट हो रहे हैं या अनरिपोर्टेड भी होते हैं जो हमारे नोटिस में आ जाते हैं, हम फौरी तौर पे उसकी FIR भी लॉन्च करते हैं। और ये थ्रू पुलिस एफर्ट ही हम उनसे जो बच्चे हैं या इवन जो किडनैपर्स हैं बाकी भी वो रिकवर कर रहे हैं। जी ठीक है, इरफान समू साहब हमारे साथ मौजूद थे और ख़ानदान जो है मुतासरा, उनकी जानिब से शिकवा किया जा रहा है कि पुलिस मदद नहीं कर रही है और ये सूरत हाल हमारे सामने है। वो ये कह रहे हैं जी देखिए हम लगे हुए हैं, 5 महीने हमें हो गए हैं और साथ में उन्होंने बताया कि पुलिस की भी शहादतें हो रही हैं।
تو وہی کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہماری طرف سے کوششیں نہیں کی جا رہی، نئی نئی اسٹریٹجیز کے ساتھ اب یہ ڈاکو سامنے آتے ہیں۔ سندھ میں بچوں کے جو اغوا کی بڑھتی وارداتیں ہیں، اس پہ کس کو مورد الزام ٹھہرایا جائے، اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سندھ کے بیورو چیف لالا اسد پٹھان۔ لالا بتائیے گا، پولیس کا ورژن تو ہمارے سامنے آ گیا، وہ یہ کہتے ہیں جی کہ اب ہم تو اپنی طرف سے پوری کوششیں کر رہے ہیں، 10 شہادتیں بھی ہو گئی ہیں، 5 مہینے سے ہم لگے ہوئے ہیں، لیکن یہ ایک نئی اسٹریٹجیز کے ساتھ آتے ہیں۔ یہ جو اغوا ہو رہے ہیں یہ تو اپنے علاقوں سے نکل کے آتے ہیں، کچے کے علاقے سے نکل کے آتے ہیں، اغوا کرتے ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی دوسرا پورا نیٹ ورک ہے جو شہروں میں بھی پھیلا ہوا ہے؟ بالکل، آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں کہ بالکل پورے شہروں میں، نہ صرف سندھ میں، پورے پاکستان کے شہروں میں ان کا نیٹ ورک پھیلا ہوا ہے۔ ان کے فیسلیٹیٹر جو ہیں وہ سیاسی لوگ بھی ان کے فیسلیٹیٹر ہیں، بیوروکریسی میں ان کے فیسلیٹیٹر ہیں، اور مقامی جو فیوڈلز ہیں ان میں ان کے فیسلیٹیٹر ہیں، پولیس میں ان کے فیسلیٹیٹر ہیں، اور باقی عام معاشرے میں تو ان کے فیسلیٹیٹر ہیں ہی ہیں۔ تو یہ پورے کا پورا ایک نیٹ ورک ان کا بنا ہوا ہے، اور یہ ایک بہت بڑی اکانومی ہے جو میں بار بار ایک بات کا تذکرہ کرتا رہتا ہوں، اور اے آر وائی نے سب سے پہلے اس بات پہ بہت بڑا جو ہے وہ آواز اٹھائی بہت بڑے طریقے سے۔ ہم نے یہ بتایا پاکستان کی انٹیلیجنسیا کو، اپنے پاکستان کے بیوروکریسی کو، اپنے پاکستان کی ان تمام اسٹیک ہولڈرز کو بتایا کہ یہ ایک بہت بڑی اکانومی ہے جو اربوں روپے میں اس وقت کھیل رہی ہے۔ نہ صرف اس میں اغوا برائے تاوان شامل ہے، بلکہ یہ جو ڈاکو فیکٹر انٹیریئر سندھ میں اس کچے کے علاقے میں آپریٹ کر رہا ہے، اس کچے کے علاقے میں تقریباً 2.5-3 لاکھ ایکڑ زمین ہے جس میں یہ پورے کا پورا نیٹ ورک کام کر رہا ہوتا ہے۔ اس میں وہ سارے کے سارے جو سرکاری زمین ہے اس پر یہ جتنی بھی اجناس وہاں پر کاشت ہوتی ہیں وہ مفت میں وہاں سے اس کے ثمر لے رہے ہیں۔ دریائے سندھ آتا ہے اور جیسے اس کا پانی اترتا ہے تو اس کی صورت میں جو فش پونڈ وہاں پر بنتے ہیں تو وہ کروڑوں روپے کے فش پونڈ ہیں، اس سے وہ یہ اس کا ثمر لے رہے ہیں۔ اور اس کے بعد جب یہ تمام اجناس اور فش پونڈ کا معاملہ ختم ہوتا ہے تو پھر یہ اغوا برائے تاوان اور اس صورت کی طرف جاتے ہیں۔ تو یہ ملا جلا کے اربوں روپے کی اکانومی ہے۔ اس اربوں روپے کی اکانومی سے پولیٹیشین فیضیاب ہو رہا ہے، لوکل فیوڈل فیضیاب ہو رہا ہے، بیوروکریسی فیضیاب ہو رہی ہے، اور طاقتور حلقے فیضیاب ہو رہے ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی حل نہیں نکلنا ڈاکو بھی۔ پھر ان آپریشن سے کیا نتائج کی امید رکھی جائے؟ جی بالکل، ہمیں نتائج کی امید رکھنی چاہیے، کیونکہ اچھے آفیسر جب بھی آئیں گے وہاں پر، جس طرح ابھی عرفان سمو آپ کے چینل سے بات کر رہے تھے، انہوں نے آ کے وہاں پر چیلنج قبول کیا ہے، لڑ رہے ہیں، اور مشکل حالات ہیں، ان کو لڑنا چاہیے، اور ان کو باقی تمام اسٹیک ہولڈر کو سپورٹ کرنی چاہیے تاکہ اس ایلیمنٹ کا خاتمہ ہو، اس انڈسٹری کا خاتمہ ہو۔ جب تک اس انڈسٹری کا خاتمہ نہیں کریں گے امن امان نہیں ہو سکتا، اور یہ آگ پھیلتی جائے گی۔ دیکھیں آج صرف سندھ کے لوگ اغوا نہیں ہو رہے، پنجاب کی بہت بڑی تعداد یہاں پر مغویوں کی موجود ہے، باقی اور صوبوں کی بہت بڑی تعداد یہاں پر مغویوں کی صورت میں موجود ہے۔ تو یہ ایک انڈسٹری ہے، لالا یہی تو سوال ہے کہ پنجاب کی پولیس، سندھ کی پولیس، آخر ڈاکو کتنی تعداد میں ہے؟ ایسا کیا ان کے پاس ہتھیار ہیں، ایسی کیا اسٹریٹجی ہے جو ان کو آؤٹ مینور نہیں کر سکتی ہے پولیس؟ دیکھیں پیسے کی صورت میں انہوں نے جو ہتھیار وہاں پر لیے ہیں، یہ سندھ پولیس کے پاس وہ ہتھیار نہیں ہے۔ جدید میں جدید ہتھیار جو ہے اس وقت سندھ کے ڈاکوں کے پاس ہے۔ ان کے ساتھ صرف ایک صورت میں لڑا جا سکتا ہے، وہ ہے ایک کلیکٹیو وزڈم کے ساتھ۔ جب تک آپ تمام صوبوں کی پولیس اور جتنی بھی ہماری سیکیورٹی ایجنسیز ہیں وہ ان کے ساتھ منسلک ہوں، اور پاکستان فوج کی حمایت ان کے ساتھ منسلک ہو، اس صورت میں ہی ہم ان کا کلا کما کر سکتے ہیں۔ باقی کوئی صورت ایسی نہیں ہے جس سے ہم ان کا کلا کما کر سکیں۔ پولیس کے صرف کسی ایک ڈسٹرکٹ کی پولیس کی بس کی بات نہیں ہے کہ ان کا خاتمہ کر سکے، کیونکہ بہت بڑی تعداد میں اندر جو ہے وہ جدید ہتھیار کے ساتھ موجود ہے۔ جس طرح پولیس اپنے ایک پورے طاقت کے ساتھ اندر جاتی ہے تو وہ بھی اپنی پوری طاقت کے ساتھ اس کا جو ہے مقابلہ کرتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کا چینل بار بار رپورٹ کرتا رہا ہے، اے آر وائی نیوز، کہ اب تک بہت بڑی تعداد میں جو نقصان ہوا ہے
किसी भी हालत में, वो पुलिस का हुआ है। डाकुओं का कब नुकसान हुआ है? कितने डाकू मारे गए हैं? अगरचे अंदर मुकाबले की सूरत में देखा जाए, पुलिस वाले मारे गए, ऑफिसर्स मारे गए, डीएसपी मारे गए। तो ये क्या स्ट्रैटेजी का फुकदान है लाला, ये भी बता दें। और साथ में पहले तो ये था कि हनी ट्रैप में आ गए लोग, किसी ने फोन कॉल करके बुला लिया, झांसा दे के बुला लिया। अब तो ये बच्चों को उनके घरों के दरवाजे से अगवा करके ले जा रहे हैं, तो इसको तो रोका जा सकता है। क्या स्ट्रैटेजी का फुकदान है? अपनी स्ट्रैटेजी बेहतर करनी होगी। और अगवा कैसे रोका जाए बच्चों का? देखिए, इसमें सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट की पुलिस काम नहीं कर सकती, कोई भी समर हासिल नहीं कर सकती जब तक कलेक्टिव विजडम नहीं होगा। पूरी की पूरी सूबे की पुलिस इसमें इन्वॉल्व नहीं होगी, तमाम डिस्ट्रिक्ट के पुलिस ऑफिसर इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, तब तक ये नहीं हो सकेगा। क्योंकि अब एक चैलेंज कबूल किया है एक डिस्ट्रिक्ट के एसपी ने, तो उसको सारे के सारे जो डाकू है वो मिलकर उस चैलेंज को, उसके साथ वो उसका किसी न किसी तरीके से उसके उस चैलेंज को कबूल कर रहे हैं और वहां पर जो है वो बच्चों को अगवा कर रहे हैं। बच्चों के अगवा का सिर्फ मकसद ये, आमूमी तौर पे वहां पर जो मुख्तलिफ किस्म की अकलियतें हैं उनके बच्चों को अगवा किया जाता था, मगर मुस्लिम कास्ट के बच्चों को अगवा नहीं किया जाता था। अब तो वहां पर मुस्लिम कास्ट के बच्चों को भी अगवा किया जा रहा है। यानी डाकू जो है वो थ्रेट कर रहे हैं पुलिस को और उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगरचे हमारे खिलाफ ऑपरेशन करोगे तो हम इस तरह का अमल करेंगे, और जिससे हम सोशल मीडिया के जरिए और मीडिया के जरिए आप पर एक बहुत बड़ा प्रेशर खड़ा करेंगे, प्रेशर क्रिएट करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। लाला सद पठान हमारे साथ थे। सूरत हाल का उन्होंने डिटेल से जायजा लिया है और तजिया हमारे सामने रखा है कि क्या वजूहात हैं और कलेक्टिव विजडम की ज़रूरत है और तमाम डिस्ट्रिक्ट की पुलिस को इन्वॉल्व होना होगा। और ये भी उन्होंने पॉइंट आउट किया और वो अक्सर बेशतर ये भी पॉइंट आउट करते रहते हैं कि ज़ाहिर है इन्फ्लुएंशियल लोगों की सरपरस्ती हासिल है जिसकी वजह से ये कच्चे के डाकू इतने ताकतवर हैं। आगे बढ़ते हैं। कराची लांडी इंडस्ट्रियल एरिया में एटीएम लूटने की कोशिश, शालती पुलिस ने एटीएम रूम से मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। ये गिरफ्तारी किस तरह अमल में आई, बात करेंगे हमारे नुमाइंदे नजीर शाह से। नजीर बताइएगा, मुलजिम एक ही था, गिरफ्तारी किस तरह हुई? बिल्कुल देखें सदर, ये लांडी इंडस्ट्रियल एरिया में निजी बैंक है जिसकी एटीएम मशीन के अंदर दो मुलजमान एटीएम मशीन का जो फ्रंट का हिस्सा है वो तोड़कर कैश ट्रे लूटने की कोशिश कर रहे थे कि इसी दौरान जो मरकजी बैंक का कंट्रोल रूम होता है वहां से 15 मददगार पुलिस को इतला दी गई, जिसके बाद पुलिस फौरी तौर पर पहुंची तो एक मुलजिम तो वहां से फरार हो गया, दूसरे मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके थाने पहुंचाया गया। और पुलिस का कहना है कि मुलजिम के कब्जे से मशीन खोलने के औजार बरामद हुए हैं और उसके दूसरे फरार साथी की भी तलाश का अमल जारी है और इससे मजीद तफ्तीश की जा रही है। जी तो नजीर, पहले भी इस तरह की वारदातें कर चुका है मुलजिम? देखें, ये अभी तफ्तीश के बाद ही पता चल सकेगा और मुलजिमान के जो जहन में ये होता है कि वो एटीएम मशीन खोलेंगे तो शायद उनको करोड़ों रुपए मिल जाएंगे, लेकिन जैसे ही मशीन को खोलने की कोशिश की जाती है तो अलार्म बजता है और कंट्रोल से भी मॉनिटरिंग की जा रही होती है, तो अब ये पता चलाने की कोशिश की जाएगी कि इससे कबल ये कितनी वारदातों में मुलविस रहा है। ठीक है, थैंक यू सो मच नजीर शाह, हमें बता रहे थे। और जी, इंसानों को लूटना आसान है, उनकी जेब से आप पैसे ले जाएं, कोई अलर्ट मैसेज नहीं जाएगा। मशीन से अगर आपने पैसे निकालने की कोशिश की जैसे कि ये साहब कर रहे थे तो फिर वो अलर्ट मैसेज जाएगा, अलार्म बढ़ जाएगा। तो यही वजह हुई और ये मुलजिम बर वक्त पकड़ा गया। यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। और कराची शहर से ही एक और खबर आपके सामने रख देते हैं। कराची की नेशनल हाईवे काला बोर्ड पर वुकला और शहरियों का एहतजाज जारी है, जिसके बायस काला बोर्ड से कायदाबाद जाने वाली सड़क बंद हो गई है। यह एहतजाज क्यों जारी है? वुकला कहते हैं जी, मॉडल कॉलोनी पुलिस ने मलीर बार के साबिक सीनियर सदर को 5 घंटे हब्से बेजा में रखा और मुजाहिरीन ने सड़क पर कुर्सियां भी लगा दी हैं। पुलिस और रेंजर्स की नफरी यहां पर मौजूद है। पुलिस का मौकिफ है कि एहतजाज के बायस नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक का शदीद दबाव है। ट्रैफिक को मलीर हॉल ब्रिज के नीचे से मॉडल कॉलोनी भेजा जा रहा है, लेकिन यहां पर एहतजाज जारी है। जबकि जो वुकला हैं उनका एहतजाज है, वो ये कहते हैं कि पुलिस ने मलीर बार के साबिक सीनियर नायब सदर को 5 घंटे हब्से बेजा में रखा, जिस पर यह एहतजाज किया जा रहा है। लेकिन इस एहतजाज के बायस ट्रैफिक मुतासर हुआ है। और अब बात करेंगे स्पोर्ट्स में, और स्पोर्ट्स में सबसे पहले बात करेंगे क्रिकेट की। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान पहला टेस्ट खेला जा रहा है और दूसरे दिन का खेल आज शुरू है। पहले रोज मिलेंगे
शाहिद हाशमी साहब, बड़े चर्चे रहते हैं शाहीन शाह अफरीदी की, उनके बॉलिंग अटैक की, जिस तरीके से वो उभर के सामने आए हैं, अपना नाम बनाया है। अब उन्होंने टेस्ट में से 100 विकेटें मुकम्मल कर ली। कितना बड़ा एजाज होता है किसी भी बॉलर के लिए? बहुत बड़ी बात है, और सबसे बढ़कर तो ये कि टेस्ट क्रिकेट में लेना, इसलिए कि आजकल जितने भी क्रिकेटर्स हैं दुनिया भर के, वो टेस्ट क्रिकेट को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते। T20 क्रिकेट जरा झटपट क्रिकेट है, कैश भी बड़ा अच्छा आता है, वनडे भी पीछे चली गई है, तो ज्यादातर क्रिकेटर्स की अब जो तरजीह है वो T20 क्रिकेट है। लेकिन इस दौर में भी शाहीन ने 26 टेस्ट मैच खेल लिए हैं, उनकी फिटनेस माशाल्लाह अच्छी लग रही है, वो बॉलिंग बड़े दिल से, बड़ी जारियत से कर रहे हैं। और कल उन्होंने अपने दूसरे ओवर में, अपने दूसरे ओवर की दूसरी गेंद पे वो विकेट लेकर मधुष्का की अपने करियर की 100 विकेटें मुकम्मल की। तो बहुत ही अच्छी खूबसूरत दिलफरीब साइट है। शाहीन शाह अफरीदी जब रन करके रन अप लेकर आते हैं, बॉल करते हैं, उनकी बॉलिंग में एक वैरायटी है, एक एग्रेशन है, और अल्लाह करे वो इसी तरह फिट रहे और पाकिस्तान को एशिया कप में भी और वर्ल्ड कप में भी इसी तरह विकेटें लेकर देंगे। जबरदस्त। तो शाहिद साहब ये बताएं, ओवरऑल हम पहली इनिंग की बात करें तो जो बॉलिंग अटैक रहा पाकिस्तान की तरफ से, उसको आप कैसे एवेल्युएट करेंगे? अच्छा रहा, इसलिए कि पहले दिन 242 फॉर 6 अच्छी पाकिस्तान ने विकेटें भी दी, श्रीलंका ने भी थोड़े रन्स बनाए, 54 रन पर जैसे आपने बताया 4 विकेटें हासिल कर ली थी। लेकिन फिर बड़ी अच्छी 131 की पार्टनरशिप धनंजय डिसिल्वा और मैथ्यूज की लगी। मैथ्यूज बड़े उनके सीनियर प्लेयर हैं, 105वां टेस्ट मैच खेल रहे हैं। 100 कोई भी टेस्ट मैच 100 खेल ले तो बहुत बड़ी बात होती है, बड़ा एक्सपीरियंस होता है उसका। लेकिन पाकिस्तान ने तवातुर के साथ विकेटें हासिल की। ये एक पार्टनरशिप लगी, फिर धनंजय डिसिल्वा की सदीरा के साथ एक पार्टनरशिप लगी, उनको फिर सलमान अली आगा ने आउट किया, बड़ा अच्छा कैच इमामुल हक ने लिया। तो पाकिस्तान का दिन अच्छा रहा। मेरे हिसाब से इसकी क्या वजह समझते हैं शाहिद साहब? इब्तिदाई जो 4 विकेटें हैं वो जल्द हासिल कर ली, फिर जैसे कि आपने कहा अच्छी पार्टनरशिप लगी, फिर स्कोर 250 के करीब हो गया, तो कहाँ पे फिर गलत हुआ बॉलिंग अटैक? टेस्ट क्रिकेट इसी तरह होती है कि आप एक सेशन अच्छा खेलते हैं, एक सेशन सामने वाली टीम अच्छा खेलती है। हवा चल रही थी शुरू में और गॉल बिल्कुल ओशन के करीब है, इंडियन ओशन के बिल्कुल साथ ही है, और यहाँ पे एक जमाने में सुनामी भी आया था, पूरा ग्राउंड तबाह हो गया था 2004-2005 में। तो यहाँ पे हवा बड़ी तेज चलती है, उस हवा का शाहीन ने और नसीम शाह ने फायदा उठाया। गो कि नसीम को इतनी विकेटें नहीं मिली, लेकिन उन्होंने भी बड़ी अच्छी बॉलिंग की। तो जब पहले सेशन में हवा चल रही थी तो पाकिस्तान को विकेटें मिली, फिर जब हवा रुक गई, थोड़ी सी बारिश भी हुई, तो मैथ्यूज और धनंजय डिसिल्वा ने बड़ी अच्छी बैटिंग की। यही टेस्ट क्रिकेट की खास बात है कि एक सेशन में एक टीम और दूसरे सेशन में दूसरी टीम बरतरी ले जाती। तो ये जो आपने हवा वाला फैक्टर यहाँ पे बताया, ये हमेशा क्या बॉलर को सपोर्ट करता है या बैट्समैन के लिए मुश्किलात करता है? अगर ऐसे ही यहाँ पे मौसम रहा तो फिर क्या इस टेस्ट मैच में आगे आने वाले दिनों में देखें? देखें, हवा हमेशा बॉलर को मदद करती है, बैट्समैन को बड़े मोहतात होकर खेलना पड़ता है, इसलिए कि गेंद शाइन और जो एरोडायनेमिक्स का फॉर्मूला है साइंस का, हवा के ऊपर स्विंग करती है, अपनी डायरेक्शन चेंज करती है, उससे बैट्समैन को बड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। और अब ये पिच दूसरे दिन के बाद से स्पिन होना शुरू करेगी, और इसीलिए श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग की थी। ये विकेट स्पिनर्स के लिए बड़ी मशहूर है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे जो पिछले 21 टेस्ट मैचेस हुए हर एक में रिजल्ट आया है, और ये बड़े कमाल की बात है। पिछले साल पाकिस्तान ने यहाँ पहला टेस्ट जीता था, दूसरा टेस्ट हारा था, तो पाकिस्तान को एक पहली इनिंग्स में इतना बड़ा स्कोर करना पड़ेगा कि दूसरी इनिंग्स में फिर थोड़े बहुत या तो रन रह जाए या बिल्कुल बैटिंग ही ना करनी। और बाबर आजम की कप्तानी को कैसा देखते हैं? बिकॉज वो बड़ी इस हवाले से तनकीद में रहते हैं, अभी तो खैर इब्तिदा है, कैसे देख रहे हैं आप उनकी कप्तानी? इम्प्रूव कर रहे हैं, जाहिर है हमें वक्त देना पड़ता है, लेकिन टेस्ट मैचों में वाकई पाकिस्तान को थोड़ी मजीद इम्प्रूवमेंट की चाहिए। बाबर को भी कप्तानी में इम्प्रूवमेंट की चाहिए, इसलिए कि पाकिस्तान आखिरी 9 टेस्ट मैचेस में कोई भी टेस्ट मैच जीता नहीं है, तो उनको अपनी कप्तानी में बहुत इम्प्रूवमेंट लाने की जरूरत है, बड़ी जारियत लाने की, बड़ी वैरायटी लाने की जरूरत है। और शायद साहब ये तो एक बड़ी डिबेट है, लेकिन फिर भी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि टेस्ट क्रिकेट का एक अलग अपना मकाम है क्रिकेट में हम देखें, लेकिन वो अब चार्म नहीं रहा या खिलाड़ी इस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं देते हैं, तो आप आने वाले दिनों में क्या देख रहे हैं? क्योंकि अब तो T20 का ज्यादा दौर है, लोग वनडे क्रिकेट से भी कहते हैं कि तो बड़ा पूरा दिन लगा के देखना पड़ेगा, सो टेस्ट क्रिकेट कहाँ जा रही है ओवरऑल? हाँ, वो जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है वो आए दिन कुछ ना कुछ वैरायटी देती रहती है। मेरे हिसाब से तमाम मुल्कों को टेस्ट क्रिकेट की फीस जो है प्लेयरों की वो बढ़ानी पड़ेगी, इसलिए कि अभी बहुत सारे क्रिकेटर्स टेस्ट क्रिकेट और इवन वनडे भी छोड़कर
T20 लीग्स की तरफ जा रहे हैं। एक इंग्लैंड के प्लेयर जेसन रॉय हैं, उन्हें पूरे साल के 66,000 पाउंड मिलते थे इंग्लैंड से जब वो कॉन्ट्रैक्ट किया था उन्होंने। उन्हें एक ही लीग 15-20 दिन की खेलने की 1,50,000 पाउंड मिल गए, तो कोई क्यों टेस्ट मैच खेलेगा? तो इसलिए बड़ी तजवीज लानी पड़ेंगी, बड़ी नई चीजें लानी पड़ेंगी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को और मुल्कों को कि लोग टेस्ट क्रिकेट को ना छोड़कर जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच। शाहिद हाशमी हमारे साथ मौजूद थे और उनका से हमने जानने की कोशिश की। लेट्स होप कि अब जी आज दूसरे दिन का खेल किस तरीके से अब सामने आता है, खेल जारी है और आगे आने वाले दिनों में इस मैच की क्या शक्ल हमारे सामने आती है। यहाँ ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। बाखबर सवेरा में खुशामदीद। मैं सदफ अब्दुल जब्बार। 10 बज गए हैं, 10:05 हो गए हैं और ये वाला जो घंटा होता है ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है क्योंकि जितनी तेजी से ये घंटा गुजरता है तो मुझे पता भी नहीं चला 9 से 10 कब बज गए। लेकिन 10 हम आपके लिए आपकी सेहत आम्मा से मुतालिक मौसम का हाल बहुत कुछ ऐसी खबरें लेकर आते हैं जो ज़ाहिर बड़ी इंटरेस्टिंग होती हैं क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादातर गुफ्तगू सियासत पर होती है, मईशत पर होती है। अच्छा, हम तो हैं भी खैर न्यूज़ चैनल, लेकिन वजह यह है कि इसमें हम चाहते हैं कि जी आपको बताएं कि और टेक्नोलॉजी में क्या हो रहा है, सेहत से मुतालिक क्या क्या नई अब रिसर्च हो रही हैं ताकि आपको मालूम हो सके कि आपकी सेहत के लिए क्या ज़रूरी है। और एक बात और कि जो बेशतर हम इस प्लेटफॉर्म से हम मैसेज देते रहते हैं जी, जितनी गर्मी है, जितनी ज़्यादा हिद्दत है, ज़्यादा पानी पिएं, अपने आप को हाइड्रेट रखें, बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकलें और कोशिश ये करें जी कि अगर आप करीबी डिस्टेंस पे जा रहे हैं तो वॉक करके चले जाएं। ज़रूरी नहीं आप अपनी गाड़ी निकालें, पेट्रोल भी ज़ाया होगा और पोल्यूशन कम में भी आप इजाफा करेंगे। या बाइक पे भी अगर आप जा रहे हैं कोशिश करें कि थोड़ी सी वॉक अपनी आदत बना लें। ये आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी, थोड़ी सी आपकी आउटिंग हो जाएगी। ये बड़ा ज़रूरी है हमारी सेहत के लिए। अच्छी नींद लेना भी साथ में बहुत ज़रूरी है। रात को देर तक जागना और फिर सुबह जल्दी अगर ऑफिस जाना है तो ये बड़ी ख़राब आदत है। इस पर काबू पाने की कोशिश करें और जैसे जैसे इन आदतों पर आप काबू पाएंगे आप देखेंगे कि आपके लाइफस्टाइल में, आपकी हेल्थ में बहुत तब्दीली आएगी, बहुत चेंज और बहुत पॉजिटिव तब्दीली आएगी। तो ये छोटी छोटी बातें जिस पर हम सख्ती से अमल करें तो उसके नताइज अच्छे निकल सकते हैं। शुरू में थोड़ी मुश्किल होती है एडजस्ट होने में, लेकिन आहिस्ता 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 आपकी आदत बनना शुरू हो जाती है। तो इस घंटे की टॉप स्टोरीज क्या है, सबसे पहले उससे आगाज करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 6 माह बाद निगरां सेटअप बुरा लगने लगा। पीपुल्स पार्टी और ANP ने एतराजात उठा दिए, गवर्नर पर शदीद तहफ्फुजात। हाजी गुलाम अली ने निगरां काबीना पर एतराजात मुस्तरद कर दिए। पंजाब पुलिस ने समाजी खिदमत का बीड़ा उठा लिया। मुख्तलिफ शहरों में ख्वाजा सराओं की कानूनी मदद और तहफ़्फ़ुज़ के मराकज़ कायम कर दिए। 24 घंटे में राब्ते और शिकायत दर्ज करवाने की सहूलत मौजूद है। और डस्का की नेशनल चैंपियन फैमिली, नेशनल चैंपियन सब इंस्पेक्टर रियासत अली के 7 बच्चे भी नेशनल चैंपियंस। 3 बेटियां 2 कदम आगे, आलमी मुकाबलों में मेडल्स जीतती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं जरा खैबर पख्तूनख्वा में आखिर हो क्या रहा है। बहुत कुछ हो रहा है वहां पर और अब कहते हैं जैसे जैसे इलेक्शन करीब आ रहे हैं वहाँ के मामलात, वहाँ का कच्चा छट्टा खुल के सामने आ रहा है। खैबर पख्तूनख्वा का जो निगरां सेटअप है, आपको याद होगा पंजाब और केपी में कमोबेश आगे पीछे कुछ डेट्स थी, एक ही साथ जी वहाँ की असेंबलियाँ तहलील कर दी गई थी। PTI की पहले वहाँ पर हुकूमत थी, फिर निगरां सेटअप आ गया और वहाँ पे जो मुकर्ररा मुद्दत थी उस पर इलेक्शन नहीं हुए, बावजूद इसके कि अदालती अहकामात मौजूद है। अब जो वहाँ पे निगरां सेटअप मौजूद है उस पर इत्तेहादी जमात ही एतराज़ात उठा रही हैं और ऐसा लग रहा है कि 6 माह बाद इस सेटअप के खिलाफ अब कोई नई खिचड़ी पक रही है। सबको कंसर्न है, सबके मुतालबात हैं, सबके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमाए फैसल करीम कुर्डी ने तो यहाँ तक कह दिया कि समझ ही नहीं आ रहा कि सूबा चला कौन रहा है। हालांकि वहाँ के गवर्नर जो हैं वो आके अक्सर बेशतर बताते रहते हैं। वज़ीर आज़म तो आज तक तहफ़्फ़ुज़ात का जवाब नहीं दे सके। इससे पहले ANP की जानिब से भी गवर्नर पर एतराज़ात उठाए गए और निगरां वज़ीर सनत अदनान जलील को हटाने का मुतालबा भी किया गया।
लेकिन गवर्नर ने उन्हें हटाने की समरी रोक दी थी। खैबर पख्तूनख्वा के जो गवर्नर हैं हाजी गुलाम अली ने निगरां काबीना पर इन एतराज़ात को मुस्तरद कर दिया है और कहते हैं जी एनपी और पीपल्स पार्टी तो पीडीएम का हिस्सा ही नहीं है। फैसल करीम कुंडी इस हवाले से मजीद क्या कह रहे हैं, जरा आपको सुनाते हैं। सूबा चला कौन रहा है? जब सीएम नजर नहीं आ रहे, गवर्नर साहब क्योंकि एक्टिव हैं तो लोग समझते शायद वो सूबा चला रहे, वो कहते हैं मैं भी बस हूँ। चीफ सेक्रेटरी कहते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता, शायद वज़ीर आज़म सूबा चला रहे होंगे। वज़ीर आज़म साहब के साथ भी मीटिंग्स में उन्होंने रिजर्वेशन का बताया, आज तक उस रिजर्वेशन का वज़ीर आज़म साहब कुछ हल नहीं निकाल सके। ये एक गैर जानिबदार हुकूमत बनी है, आज तक किसी भी जमात ने एक क्वेश्चन मार्क भी नहीं लगाया। कहते हैं हुकूमत की इत्यादी है, कौन से इत्यादी है? क्या पीडीएम का हिस्सा पीपल पार्टी है? क्या पीडीएम का हिस्सा एनपी है? ये पीडीएम का हिस्सा है। इंटरेस्टिंगली इनफ एतराज़ात वो लोग उठा रहे हैं जो खुद इस निगरां सेटअप का हिस्सा है, यानी कि निगरां काबीना में पीपल्स पार्टी से भी वजीर हैं, मुशीर हैं, एएनपी से भी हैं, जमीयत उलमा इस्लाम से भी हैं, उन सब ने आपस में इलेक्शन भी लड़ना है, तो ये लोग निगरां सेटअप का यहाँ पर हिस्सा भी हैं। सारी सूरत हाल क्या है इस पर बात करेंगे। ब्यूरो चीफ पेशावर ज़िया उल हक हमारे साथ हैं। ज़िया बताइएगा, ये सवाल उठ रहा है, आपस में इत्तेहादी सवाल उठा रहे हैं कि हुकूमत चला कौन रहा है? वैसे आप बताएं कौन हुकूमत चला रहा है, किसकी हुकूमत है वहाँ पे? किसी एक की है या पूरा इत्तेहाद है ये? जी देखें, इस वक्त चूँकि ये एक मफादात की जंग है, सियासी मफादात की जंग है, और इस सियासी मफादात की जंग में चूँकि गवर्नर इस वक्त जीओआई के हैं और जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं आज़म खान निगरान वज़ीर आला, वो एक ज़ईफ़ुल उम्र भी हैं, तो उनकी ज़ईफ़ुल उम्री का फ़ायदा उठाते हुए इस वक्त गवर्नर जो है तो उनका ब्यूरोक्रेसी पे होल्ड है। ये एक यकीनी बात है क्योंकि वज़रा जो है वो तमाम अपने मामलात के लिए गवर्नर से ही राब्ते कर रहे हैं। ये चूँकि इस वक्त इलेक्शन आ रहे हैं और अब बजट पास हो चुका है, 462 अरब रुपए का बजट पास हुआ है और अब वो तरक्याती काम भी शुरू हो गए हैं। हालांकि ये निगरान हुकूमत का काम नहीं है कि वो तरक्याती काम शुरू करे, तो जब से ये तरक्याती काम का सिलसिला शुरू हुआ है तो तब से ये आपस में इनकी सर जंग भी शुरू हुई है। और अब ये इशू उठ रहा है कि हमारी काबीना में हमें हिस्सा नहीं दिया गया है और हाँ, जो गवर्नर है वो इख्तियारात का इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि जिसका जो भी अभी भी अपना उनका कंट्रोल है, जिन जिन महकमों में उनकी कोशिश हो रही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तरक्याती प्रोजेक्ट इस्तेमाल करें, तरक्याती फंड इस्तेमाल करें ताकि अपने अपने हलकों में अपनी अपनी इलाकों में अपनी पार्टी के लिए जो है तो वो कैंपेन कर सकें। पहले आपने कहा कि उन्हें तरक्याती जो है वो फंड्स चाहिए, उसके लिए भी सारी बंदर बाट किस तरह हो ये भी हो रही है, लेकिन गवर्नर का तो ओहदा एक बड़ा सेरेमोनियस होता है। असल काम तो वहाँ के निगरां वजीर आला के जिम्मे है और उनका एक ही काम है कि इलेक्शन कराने उन्होंने साफ और शफाफ तरीके से। ये तमाम तर ट्रांजिशन का एक प्रोसेस होता है। तो आपके ख्याल में गवर्नर जो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है और उन पे जो इल्जामात हैं वो गलत हैं, उनकी बात में किस हद तक सदाकत है? एक तो आपने जैसे बताया कि निगरान वज़ीर आला का काम है कि वो एक ऐसा माहौल फराहम करे जिसमें कि शफाफ और गैर जानबदाराना इंतखाबात यकीनी मुमकिन हो सकें। लेकिन इस एक काम के अलावा ये निगरान हुकूमत बाकी वो तमाम काम कर रही है जो कि एक परमानेंट हुकूमत करती है। यहाँ पर पोस्टिंग ट्रांसफर भी बेदरेग हो रही है। चीफ सेक्रेटरीज 2 चीफ सेक्रेटरीज तब्दील हो चुके हैं और अभी तीसरे चीफ सेक्रेटरीज के बारे में भी बताया जा रहा है कि जो मौजूदा हैं उनको भी तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा जो है जो वजारतें हैं उनमें भी सियासी असर रसूख की वजह से रद्द-ओ-बदल हो रहा है, तो जो निगरान हुकूमत का काम है वो तो वो नजर नहीं आ रहा है। तो और इसके अलावा जो है गवर्नर का असर रसूख वो इससे भी आप अंदाजा लगा लें कि जब 2-3 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो गवर्नर पे जो इल्जाम लगा रही हैं, और बल्कि इल्जाम इस हद तक नहीं लगा रही, उन्होंने इश्तिहारात तक भी दिए हैं कि गवर्नर जो है सूबे के मामलात में मुदाखलत कर रहा है और उसकी जो मुदाखलत की सबूत है वो भी इस लिहाज से मुहैया किए गए हैं कि जो तबादले हो रहे हैं उसमें बताया जा रहा है कि जी न सिर्फ गवर्नर बल्कि यहाँ पे जो अपोजिशन लीडर थे साबका खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में अकरम खान दुरानी, उनका भी नाम लिया जा रहा है।
इसके अलावा जो मौलाना फजल रहमान साहब के भाई हैं लुत्फुर रहमान साहब और ज़ियाउर रहमान साहब, उनके भी नाम लिए जा रहे हैं कि वो भी जो है तो ब्यूरोक्रेसी में जो तबादले हो रहे हैं और तकरीर तबादले हो रहे हैं उनमें उनकी मुदाखलत हो रही है, और इस वजह से जो है चूंकि इनको स्पेस, दूसरी पार्टी को स्पेस नहीं मिल रही है, इसलिए वो इस एहतजाज आवाज उठा रहे हैं कि कमिश्नर हमारी मर्जी के भी होने चाहिए। हमें तो पता ही नहीं कि सूबा कौन चला रहा है। तो इतनी सादा सी बात है, वफाक में इत्तेहादी हैं ये पीपल्स पार्टी वाले, जमीयत उलमा इस्लाम भी मौजूद है, डायरेक्ट मौलाना साहब से ही पूछ लें, वो उनको शायद बेहतर जवाब दे देंगे। जी, जब हमने मौलाना साहब से पूछा तो मौलाना साहब ने कहा कि ये आप तासर बिल्कुल गलत दे रहे हैं कि इस वक्त पीडीएम की हुकूमत है। हालांकि ये तासर हर किसी को मालूम है कि इस वक्त पीडीएम ही की हुकूमत है। यहाँ पे कोई ऐसा निगरान सेटअप में आपको कोई ऐसा शख्स नहीं मिलेगा कि जो कि गैर जानबदार हो। तमाम जानबदार हैं और पॉलिटिकल पार्टी से उनकी एफिलिएशन है, तो वो तो इस तासर को नहीं मानते हैं कि ये यहाँ पे गवर्नर जो है तो वो अपना असर रसूख इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन ज़मीनी हकाइक बहरहाल यही हैं कि इस वक्त जो है, और न सिर्फ ये पोस्टिंग ट्रांसफर बल्कि जो साबका हुकूमत है, हालांकि इस हुकूमत का मैंडेट नहीं है कि वो जो साबका हुकूमत की इरेगुलरिटीज हैं या करप्शन के मामलात हैं, जैसे बीआरटी का मसला है, हेल्थ कार्ड है, इन इशू में भी वो जो है तो छानबीन करे। इस हुकूमत ने उन इशूज में भी छानबीन करके एक सियासी जो है उसका फायदा भी हासिल करने की कोशिश की। अच्छा, ये बता दें ज़िया, निगरां वजीर सनत अदनान जलील, उनको हटाने की समरी पर गवर्नर ने एतराज़ात आयद किए थे और एएनपी उन्हें हटाने पर बाज़िद है। उन्हें हटाने और फिर उन्हें रोकने के पीछे कहानी क्या है ज़िया? जी, अदनान जलील का ये कहना है चूँकि उनके पास इंडस्ट्री की वजारत थी, तो उस दौरान उन्होंने जो इंडस्ट्री की वजारत में जिस तरीके से करप्शन हो रही है उस करप्शन को बेनकाब किया है, और उस करप्शन को बेनकाब करने की वजह से उनको हटाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। और जबकि गवर्नर का और वो उनके बारे में ये भी एक तासर है और कि वो गवर्नर के जो है तो नॉमिनी हैं। अच्छा। तो उस हवाले से अभी गवर्नर ने इन पे जो समरी है उसको रोके हुआ है कि हम इस दस्तखत नहीं किया। 2 मरतबा ये समरी जा चुकी है, अभी जो दूसरी मरतबा गई हुई है वो समरी अभी पेंडिंग पड़ी हुई है गवर्नर के पास, अभी तक उन्होंने उस पर दस्तखत नहीं किया है, और बताया जा रहा है कि आज हो सकता है कि उस पर कोई फैसला हो जाए। लेकिन बहरहाल गवर्नर की कोशिश है कि अदनान जलील को जो है तो सबकदोश न किया जाए, बल्कि वो जबकि एएनपी की कोशिश है कि उनको सबकदोश करके वो अपना दूसरा जो है तो एक नॉमिनी उनको वजारत देना चाह रहे हैं। मंजरनामे में अब तो मीडिया पे बड़ी स्टोरीज आ रही हैं केपीके के हवाले से, बुजरा बातें कर रहे हैं वहाँ के जो सूबाई इलेक्शन कमिश्नर हैं, वो क्या उनकी तरफ से कोई नहीं है तबादले तकरीरियों पर कोई एक्शन, कुछ नहीं अभी तक? जी, सूबाई इलेक्शन कमिश्नर ने इस बात का नोटिस लिया था और इस हवाले से उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को एक बाकायदा नोटिफिकेशन के ज़रिए ख़बरदार भी किया था कि जिस तरीके से ये तकरार तबादले हो रहे हैं, जिस तरीके से शिकायत हो रही हैं, उसके हवाले से उन्होंने उनको मुतनबी किया था कि वो इन तमाम चीज़ों से दूर रहें। अच्छा। और ये जो शिकायत आ रही हैं तो इसका अजाला किया जाए, बल्कि इन शिकायत को जो है तो एड्रेस किया जाए और ऐसी हरकतें न की जाएं जिसकी वजह से जो निगरान हुकूमत के मैंडेट है उससे ऐसा लगे कि वो अपने मैंडेट से तजावज़ कर रही है। लेकिन बहरहाल ज़मीनी हक़ाइक़ यही है कि वो अपने मैंडेट से तजावज़ कर रहे हैं। थैंक यू सो मच ज़ियाउल हक, हमारे पेशावर की ब्यूरो चीफ मौजूद थे। हमें वहाँ पर जो इस वक्त अंदरूनी सूरत हाल है, क्या बंदर बाट चल रही है, क्या सिलसिला चल रहा है, उस पर बात कर रहे थे। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं जनाब की 3 नस्लों से सोत के धागे से रस्सियां बनाने वाले मेहनत कशों के हाथों की लकीरें मिट जाती हैं। अब यूजुअली हमने देखा है जो काफ़ी एल्डरली पीपल होते हैं उनके हाथों की ये लकीरें मिट जाती हैं ड्यू टू एज। सो उनके बायोमेट्रिक का बड़ा मसला होता है, लेकिन जो ऐसे मेहनत कश हैं जो इस तरह का काम करते हैं उनके साथ भी ये मसला है और इसी वजह से इनके बायोमेट्रिक तस्दीक होने में मुश्किलात पेश आती हैं। हमारे नुमाइंदे जहाज़े बसीर ने इस मुतालिक रिपोर्ट तैयार की है, आइए आपको दिखाते हैं।
یہ ہے سکھر کا محنت کا سلطان جو 3 نسلوں سے سود کے دھاگے سے رسیاں بنانے کے کاروبار سے وابستہ ہے. اپنے خاندانی کام کو جاری رکھنے کے دوران سلطان سمیت دیگر مزدور بھی ہاتھوں کی انگلیوں کے نشانات مٹ جانے سے کافی پریشان ہیں. بایو میٹرک سے ان کی تصدیق نہ ہونا ان کے لیے پریشانی کا سبب بن رہی ہے. کام تو ہمارا یہ خاندانی ہے, ہم یہ تیسری نسل یہ کام کر رہے ہیں. یہ ہمارے ہاتھوں کی جو لکیریں یہ ختم ہو جاتی ہیں. 3 میرے بیٹے, اس کا کارڈ نہیں بنا, اس کی ہاتھوں کے لیے جو یہ لکیریں ساری ختم ہو گئی ہیں. اگر یہ آئس والا سسٹم یہ ہو جائے بایو میٹرک والا تو یہ بہتری ہے. سندھ کے تیسرے بڑے شہر سکھر کا رہائشی سلطان کہتا ہے کہ نادرا سمیت دیگر اداروں میں جہاں بایو میٹرک کی ضرورت پڑتی ہے وہاں سروس حاصل کرنا اس شعبے سے وابستہ افراد کے لیے بہت مشکل ہو چکا ہے. سر یہ ہاتھوں سے جب ہم رسیاں بناتے ہیں, رسی کو جب ہم پکڑ کے لے جاتے ہیں تو اس سے ہاتھ جلتے ہیں. ہاتھ جلنے سے ہماری ہاتھوں کی لکیریں ختم ہو جاتی ہیں. رسیوں کو سیدھا کرنا, دھاگے کو بل دینے سمیت تمام کام ہاتھ سے انجام دیا جاتا ہے, جس کی وجہ سے ان مزدوروں کے ہاتھوں کی لکیریں گھس جاتی ہیں اور موبائل سم کے حصول, شناختی کارڈ, بینک اکاؤنٹ کھلوانے سمیت جہاں بایو میٹرک کی تصدیق درکار ہوتی ہے وہاں پر انہیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. نادرا میں آنکھوں کے ذریعے بایو میٹرک کے نظام کے نفاذ کے بعد ہاتھوں سے کام کرنے والے مزدوروں کی شناخت کے مسائل کچھ کم ہوں گے. کیمرامین شاولی خان کے ساتھ جہاز بصیر, ARY نیوز سکھر. مسائل آپ نے چیک کیے. یقیناً اب جیسے کہ ہمارے نمائندے جہاں سے بتا رہے تھے کہ اب آنکھوں کے ذریعے یعنی جو آنکھوں میں آپ کا ریٹینا ہے اس کی ساخت کو دیکھ کے اس کو پہچان کے باقاعدہ طور پہ اب آئیڈینٹیفیکیشن کا عمل رکھا جائے گا, کیونکہ ہماری جو یہ پورز ہوتے ہیں انگلیوں کے, ان میں اللہ تعالیٰ نے ایک ڈفرینٹ سب کا ہی مختلف ڈیزائن بنایا ہے. یہ آپ کی ایک شناخت ہوتے ہیں, اس لیے بایو میٹرک از ویری امپورٹنٹ. سو لیٹس سی کہ اس طرح کی جو اور انوویشنز آتی جائیں گی اس سے یقیناً جو انسانی ارتقاء ہے یعنی انسان کی ترقی کا عمل ہے وہ آگے بڑھتا رہے گا. اب ایک ایسی موضوع کی طرف میں آنا چاہوں گی جو سب کو اس وقت درکار ہے, مسئلہ درپیش ہے, وہ یہ کہ گھروں میں اب وہ تربیت کا فقدان ہمیں نظر آتا ہے. اب یہ کس کا قصور ہے؟ کیونکہ پیرنٹنگ جو ہے ہیز آلویز بین ویری امپورٹنٹ, چاہے ہم اپنے بچپن کی بات کریں یا جو ہمارے بزرگ اپنے بچپن کی بات کرتے تھے. پہلے ہی ہوتا تھا کہ زیادہ تر جو فیملیز تھیں وہ جوائنٹ فیملیز ہوا کرتی تھیں, نانا دادا ان سے آپ کا مسلسل ایک رابطہ رہتا تھا, خالہ سے, ماموں سے, پھپھو سے, تایا سے, تو ان سے آپ سیکھتے تھے اور ان کا احترام بہت تھا. احترام یہ نہیں کہ اب نہیں ہے بڑوں کا, لیکن تب آپ ان کی بات کو ریگارڈ کرتے تھے, ویلیو دیتے تھے اور آپ یہ سوچتے تھے کہ ان کا ایکسپیرینس مجھ سے زیادہ ہے, یہ زیادہ جانتے ہیں, ان کی بات جو ہے یقیناً اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی لاجک ہوگی. آج کل کے بچے ان کے ہاتھ میں گیجٹس ہے, انفارمیشن کا ایک فلو ہے, انٹرنیٹ پہ ہر طرح کی معلومات ہے, اور جب وہ اپنے پیرنٹس سے مخاطب ہوتے ہیں اور پیرنٹس انہیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی آپ کو کیا معلوم, مجھے آپ سے زیادہ پتا ہے. تو یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جدید دور کا جو مشکل بن گیا ہے خاص طور پہ پیرنٹس کے لیے, اور اس کی بنیادی وجہ صرف ڈیجیٹل دور ہی میں کہوں گی وہ ہے انٹرنیٹ, موبائل فونز, کمپیوٹر, ویڈیو گیمز, نہ جانے کون کون سی چیزیں ہیں. بچے زیادہ ٹائم اسے دے رہے ہوتے ہیں, پیرنٹس کے ساتھ کم بیٹھتے ہیں, سیکھنے کا عمل کم ہے, ایون کہ ایک ٹیبل پر بیٹھ کے ساتھ بھی نہیں کھاتے, سب کے کھانے کے ٹائمنگز الگ ہیں اور کھانا بھی وہ اپنی گیجٹس کے ساتھ کھاتے ہیں, یعنی مسلسل یا تو وہ کمپیوٹر دیکھ رہے ہوتے ہیں یا موبائل کا یوز کر رہے ہوتے ہیں. اور والدین پریشان ہیں کہ بچوں کو کیسے روکیں, کیسے ٹوکیں, ان کے دوست بنیں یا انہیں ان کے اوپر اپنا ڈر رکھیں, کس طریقے سے بچوں کو جی بتایا جا سکے. لیکن موجودہ حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے اب صرف تعلیم ہی کے ساتھ ساتھ تربیت کا جو فقدان ہے اس میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب کچھ نئے انوویشنز لانے پڑیں گے. اور کہتے ہیں کہ جی اگر آپ کا بچہ فیس بک پہ بیٹھا ہے, ٹویٹر پہ بیٹھا ہے, انسٹا پہ بیٹھا ہے تو آپ کو بھی وہ اکاؤنٹ بنانے چاہیے تاکہ آپ بھی اس کے ساتھ ٹیکنالوجی کے اس دور میں ساتھ ساتھ رہیں, شانہ بشانہ رہیں, تاکہ آپ کو بھی جدید دور کی انفارمیشن, جدید دور کے تقاضے اور کیا انفارمیشن اس تک پہنچ رہی ہے وہ سب معلوم ہو. لیکن اب پیرنٹس کریں کیا, کیسے بچوں کو سمجھائیں, کیسے ان کی توجہ اپنی طرف مبذول کرائیں. اس حوالے سے بات کریں گے. گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ماہر تعلیم, دانشور اور موٹیویشنل اسپیکر ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ. یہ بتائیے گا اب جدید دور ہے, ایسے میں ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ موبائل کا استعمال نہ کریں, کمپیوٹر کا استعمال نہ کریں, یہ بھی ضروری ہے کیونکہ اس سے بہت زیادہ معلومات بھی مل رہی ہیں, سیکھ رہا ہے اور یہی اب آگے فیوچر ہے جس میں انسان ترقی کرے گا. لیکن اب یہ ایکٹیویٹی جو ہے وہ بالکل والدین کے اور بچوں میں ایک گیپ آ گیا ہے, کمیونیکیشن گیپ آ گیا ہے, جس کی وجہ سے نہ وہ اس طریقے سے رسپیکٹ کر رہے ہیں, نہ وہ اس طریقے سے والدین کی بات سن رہے ہیں, نہ انہیں ویلیو دے رہے ہیں ان کی بات کو. تو کیا کیا جائے صورتحال؟ جی بہت بہت شکریہ.
देखिए ये ना फिनोमेना बिल्कुल कोई नया फिनोमेना नहीं है। जब रेडियो इजाद हुआ था तो उस वक्त भी सब लोग ये कहते थे कि जमाना बहुत जदीद हो गया है, अब रेडियो इजाद हो गया है, अब बच्चे नौजवान जो हैं वो रेडियो पे बहुत वक्त ज़ाया करते हैं और वो ये जितने आप प्रॉब्लम कह रहे हैं वो कहा करते थे। जब टेप रिकॉर्डर आया तो फिर भी ऐसे ही हुआ। तो ये बिल्कुल कोई नया फिनोमेना नहीं है। जब भी कोई नई इजाद, नई कोई तरक्की होती है उसके बहुत सारे फवायद होते हैं, लेकिन मसला ये है कि उसके साथ साथ एक नए किस्म का डिसिप्लिन डेवलप करना होता है। जैसे छुरी जो है वो बड़ी मुफीद चीज है, छुरी से आप फल काट सकते हैं, सब्जियां काट सकते हैं, लेकिन छुरी का इस्तेमाल आना चाहिए। जिस बच्चे को छुरी का इस्तेमाल नहीं आता, आप उसको छुरी पकड़ाएंगे तो वो अपने आप को जख्मी कर लेगा। और दूसरी बात यह है कि छुरी उसी वक्त हाथ में पकड़नी चाहिए जब आपने फल काटने हैं। लेकिन अगर आप छुरी को टॉयलेट में भी हाथ में लेके जाएंगे, क्योंकि एक नई इजाद हो गई है, और आप सोते वक्त भी अपने साथ रखेंगे और नमाज में भी अपने साथ रखेंगे, तो ना सिर्फ ये एक अहमकाना बात होगी बल्कि इससे नुकसान होगा। ये जहां तक मोबाइल और स्क्रीन का ताल्लुक है, जैसे कि आपने खुद मेंशन किया है, इसके दो बहुत जबरदस्त फवायद हैं, बहुत जबरदस्त किस्म के। एक तो है इंफॉर्मेशन और दूसरा है कम्युनिकेशन। देखिए ना, आप यहाँ बैठे बैठे अपनी हमशीरा से, भाई से अमेरिका में घंटे घंटे बात कीजिए और इंफॉर्मेशन। मैं अब इस वक्त अपने क्लिनिक में बैठा हूँ, फर्ज करें एक पेशेंट आता है, उसको मैंने दवाई लिख के देनी है, तो मैंने देखना है कि ये प्रेगनेंसी में सेफ है कि नहीं, तो एक 5 सेकंड में मेरे हाथ में उसकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। तो मसला मोबाइल का नहीं है, मसला मोबाइल के साथ डिसिप्लिन के अटैच करने का है। और डिसिप्लिन के अटैच करने में बच्चों का कसूर नहीं है, वालदैन का कसूर है। जब हम कहते हैं बच्चे बिगड़ गए हैं तो एक्चुअली हम ये कह रहे होते हैं कि वालदैन बिगड़ गए हैं। एक फैक्ट्री में बिस्किट बन रहे थे, वो गंदे बिस्किट बन रहे हैं, तो हम ये नहीं कहते कि बिस्किट गंदे हो गए हैं, हम कहते हैं फैक्ट्री गंदी हो गई है, खराब हो गई है। तो आपने बिल्कुल सही कहा है, इस सिलसिले में वालदैन की बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नए सर्कमस्टांसेस में अपने आप को डिसिप्लिन करें, खुद भी उनके ऊपर अमल करें और घर के अंदर भी स्ट्रिक्टली उस डिसिप्लिन को नाफिज करें। फर्ज करें अगर वो चाहते हैं वो उनसे दोस्ती करें, जो जिस तरह की वो बातें करना चाहते हैं, जो चीजें वो शेयर करना चाहते हैं, तो वालिदैन के और उनके दरमियान तो एक जनरेशन गैप है, वो उस गैप को कैसे फिल करें, कैसे उनके दोस्त बने? वो गैप वालिदैन ने खुद ही क्रिएट किया है। देखिए, जब बच्चा इस दुनिया में पैदा होता है ना, तो उसको तो नहीं पता होता खिलौने क्या होते हैं, उसको इलेक्ट्रॉनिक खिलौने का बिल्कुल नहीं पता, उसको चाबी वाले चलने का बंदर का बिल्कुल नहीं पता। हम उनको खिलौने देकर कहते हैं कि ये तुम्हारे खिलौने हैं। इसी तरीके से हम उसको मोबाइल देकर कहते हैं कि ये तुम्हारी स्क्रीन है। अगर बच्चों को इनकी गैजेट्स की बजाय ऑल्टरनेट एक्टिविटीज की जाएं, और वो तभी मुमकिन होगा जब वालिदैन के पास टाइम होगा, वालिदैन फिजिकली इन्वॉल्व हों बच्चों के साथ। अगर बच्चों के साथ बैठकर किताबें खोली जाएं, वालदा भी किताबें खोलें, बाप भी किताबें खोलें, बच्चों पे भी उनके लेवल की किताबें हों, और उसमें 2 घंटे किताबों के साथ बच्चों को इंटरेक्ट किया जाए, तो बच्चों के लिए किताबें खिलौने बन जाएंगे। अगर आप बच्चों को तितलियां पकड़ने पर लगा देंगे, पौधों की देखभाल पे लगा देंगे, घर के बर्तन माँ अपनी बेटी बेटों के साथ धोएंगी, तो उनको ये सारी की सारी चीजें खिलौने लगेंगी। असल में जो बेटा प्रॉब्लम हुआ है ना सबसे बड़ा हमारे मुआशरे में, वो ये हुआ है कि हम मटीरियल की दौड़ में और अपनी जिंदगी को आसानियों को खरीदने के लिए घर का हर बंदा पैसे कमाने पर लगा हुआ है। क्योंकि हर बंदा पैसे कमाने पे लगा हुआ है, तो इसके बगैर गुजारा भी तो नहीं है ना जावेद साहब। अब तो ये हमारा अपना ख्याल है। जी आप सही कह रहे हैं, ये हमारा ख्याल है, इसलिए कि अगर हम अपनी जरूरतों को और ख्वाहिशों के दरमियान लाइन नहीं लगा सकेंगे तो हमारा सारी जिंदगी गुजारा नहीं होगा। प्रॉब्लम यह है कि हमने अपनी बहुत सारी ख्वाहिशों को अपनी जरूरियात समझी। अच्छा, बिल फर्ज अगर आप ये कहें भी कि नहीं फिर भी गुजारा नहीं होता, कि घर हर बंदे को काम करना चाहिए, तो ऐसे लोगों को मेरी सजेशन ये है कि वो फिर बच्चे पैदा न करें। अच्छा। क्योंकि बच्चे पैदा करना एक फुल टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं और मेरी बीवी, फर्ज करें हमारे 2 बच्चे हैं और वो मैंने नाअहल 2 बंदे इस मुआशरे को दे दिए, चाहे मेरे घर में 6 एयर कंडीशनर भी हों और मेरे घर में 4 गाड़ियां भी हों, तो मैंने तो इस मुआशरे के अंदर कोई कंट्रीब्यूट नहीं किया, बल्कि नेगेटिवली कंट्रीब्यूट किया है। लिहाजा एक बैलेंस रखना बहुत जरूरी है कि जो चाहे वालिदैन काम कर रहे हैं, लेकिन बच्चों को खास तौर पर 7 साल से कम उम्र के बच्चों को पेरेंट्स में से किसी एक। जावेद साहब, अब ये कॉन्सेप्ट नहीं रहा कि पहले कहा जाता था जी बच्चे अगर पैदा हुए तो कहते हैं जी खुद कब बड़े हो गए, कब इनकी तालीम और तरबियत हो गई, हमें तो पता ही नहीं चला। लेकिन वो माहौल दूसरा था, जब आप ज्वाइंट फैमिली में रहा करते थे, तब इस तरह के गैजेट्स नहीं थे, साथ रिस्पेक्ट थी, साथ बैठ के खाना है।
تعلیم اسکول میں ہے، تربیت یہ ہوتی ہے کہ جب آپ ایک ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں، پیرنٹس کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کچھ شیئر کرتے ہیں تو وہ آپ کو اپنی زندگی کے ایکسپیرینس بتاتے ہیں. مجھے ذرا یہ بتائیے گا کہ آج کل کے والدین کو یہ شکایت بھی ہے کہ انہیں وقت کم دیتے ہیں بچے، جبکہ انہی والدین نے اسکول بھیجا ہے، اسکول کے بعد ٹیوشن پہ بھیجا ہوا ہے، ٹیوشن کے بعد کوئی اور ٹیوٹر آ گیا ہے، تو بچوں کو اتنا انگیج کر کے وہ سمجھتے ہیں جی اب ہم انہیں ایک پرفیکٹ انسان بنا رہے ہیں. تو یہ رائٹ اپروچ ہے؟ جی میں نا آپ کی پہلی بات کا بھی جواب تھوڑا سا دینا چاہتا ہوں کہ یہ ہمیں غلط فہمی ہے کہ آج سے 30-40 سال پہلے بہت اچھا نظام تھا، بچے خود ہی پل جاتے تھے. آج جب ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کے حالات خراب ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا پاکستان کے بادل خراب ہو گئے ہیں یا پہاڑ خراب ہو گئے ہیں؟ نہیں، پاکستان کے لوگ خراب ہو گئے اور پاکستان کے لوگ ان ایفیشنٹ ہو گئے، اس لیے پاکستان خراب ہو گیا. اس کا یہ مطلب ہے نا. تو وہ لوگ جو اب تمام چیزوں کے ہیڈ ہیں، آج سے 40 سال پہلے وہ بچے تھے، 35 سال پہلے. اگر ان کے والدین نے ان کو پراپر اس طرح سے تربیت کی ہوتی تو ابھی پاکستان خراب تو نہ ہوتا. ایک تو میں یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارا غلط خیال ہے کہ جی پہلے بہت زبردست نظام ہوتا تھا. دوسرا آپ نے یہ کہا کہ والدین جو ہے، دوسری کیا بات کہی تھی آپ نے؟ میں نے کہا کہ اب وہی شکایت بچوں سے کرتے ہیں ہمیں ٹائم نہیں دے رہے، جبکہ خود ہی والدین نے اتنی جگہ انہیں انگیج کیا ہوا ہے. جی میں سمجھ گیا. دیکھیے ہم کس شخص کے پاس بیٹھنا پسند کریں گے. اگر ایک شخص میرا پسندیدہ شخص نہیں ہوگا تو میں اس کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کروں گا، اور جو میرا پسندیدہ شخص ہوگا میرا دل چاہے گا کہ یہ میرے ساتھ ہی بیٹھا رہے. والدین کو اپنے بچوں کا پسندیدہ شخص بننا پڑے گا. ہم صرف اس شخص کی بات مانتے ہیں جو ہمارے لیے پسندیدہ ہوتا ہے. انفارچونیٹلی جب آپ بچوں سے آپ کی ڈیمانڈ صرف یہی ہے کہ نمبر تم نے لینے ہیں، پورے 1000 میں سے 999 نمبر لینے ہیں، اور تم نے فرسٹ پوزیشن لے کے تم نے داخل کرنا ہے، اس کے علاوہ ہمیں تم سے کوئی توقع اور نہیں ہے. بس چاہے تمہارے اندر تمیز ہو نہ ہو، تم دادا کا خیال رکھو یا نہ رکھو، مہمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو یا نہ کرو، کمرے کی صفائی خود کرو، لیکن نمبر تمہارے 1100 آنے چاہیے. اور اسی کے لیے جیسے بیٹیا آپ نے بتایا کہ صبح ان کو اسکول بھیج دیتے ہیں، شام کو ان کو وہاں بھیج دیتے ہیں اکیڈمی فلاں. ایسی حالات میں والدین بچوں کے پسندیدہ شخص کیسے ہوں گے؟ اگر ایک لڑکا ایک گھر میں آ کے بتائے کہ میں نے آج سگریٹ پی اور اس کے باپ اس کو زور سے تھپڑ مارے، اس کے مقابلے میں ایک لڑکا جو اسکول میں اس کو سگریٹ لا کے بھی دے اور اس کے ساتھ بیٹھ کے سگریٹ پیے بھی، ان دونوں میں سے کون اس کا پسندیدہ ہوگا؟ تو اس لیے اگر والدین یہ چاہتے ہیں کہ میرے بچے سگریٹ نہ پئیں تو اپنی بات منانے کے لیے والدین کو ان کا پسندیدہ شخص بننا پڑے گا، اور پسندیدہ شخص بننے کے لیے ان کے لیے وقت نکالنا پڑے گا. وقت نکالیں، ان سے چیزیں شیئر کریں اور بتائیں جی کہ زندگی کے جو فیزز ہوتے ہیں اس میں کیا کیا مراحل طے کرنے ہوتے ہیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر جاوید اقبال ہمارے ساتھ تھے اور بہت مفید آپ نے باتیں کی. اور پیرنٹنگ جی اب آسان کام نہیں ہے، پہلے آپ کو اپنے آپ کو صحیح کرنا ہوگا، تبھی آپ اپنے بچوں کی تربیت کر سکیں گے. ذرا آپ سب سے پہلے آپ خود دیکھیں کہ آپ نے مثال بننا ہے، تبھی جا کے بچے آپ سے کچھ سیکھ سکیں گے. آگے بڑھتے ہیں جی. سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی نے 3 MPO کے تحت نظر بندی کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے، اور ان کی درخواست میں موقف ہے جی کہ لاہور ہائی کورٹ نے درخواست گزار کی دہشت گردی مقدمہ میں حفاظتی ضمانت منظور کی. بات کریں گے شہزاد ملک ہمارے ساتھ ہیں. شہزاد ذرا بتائیے گا کیا اس حوالے سے ڈیٹیلز ہیں؟ جی شہزاد. کر دیا ہے. چودھری پرویز الہی نے اپنے وکیل عامر سعید راہ کے توسط سے درخواست دائر کی. درخواست میں FIA نیب اینٹی کرپشن کو فریق بنایا گیا ہے. درخواست میں IG پنجاب، IG جیل خانہ جات، DC لاہور کو بھی فریق بنایا گیا ہے. درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے درخواست گزار کی دہشت گردی کے مقدمے میں حفاظتی ضمانت منظور کی. عدالت نے کسی بھی نامعلوم اور خفیہ مقدمے زیر التوا انکوائری میں گرفتار نہ کرنے کا حکم دیا ہے، جبکہ جیل حکام نے روکار ملنے کے باوجود رہائی کی بجائے غیر قانونی طور پر حبس بے میں رکھا ہے. موقف اختیار کیا گیا ہے کہ غیر قانونی اقدام کو قانونی ظاہر کرنے کے لیے DC لاہور نے نظر بندی کا حکم جاری کر دیا ہے. عدالتی حکم کے بعد DC کا نظر بندی کا نوٹیفکیشن عدالتی فیصلے پر اثر انداز ہونے کا مترادف ہے. عدالت DC لاہور کا پرویز الہی کو نظر بندی بند کرنے کا نوٹیفکیشن کل عدم قرار دے، جبکہ دوسری جانب پنجاب حکومت کی جانب سے بھی ایک درخواست دائر کی گئی ہے جس میں پرویز الہی کو خفیہ مقدمے میں گرفتار نہ کرنے اور حفاظتی ضمانت دینے کے سنگل بینچ کے فیصلے کے خلاف پنجاب حکومت نے ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی ہے. پنجاب حکومت کی اپیل میں پرویز الہی، اینٹی کرپشن سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا ہے.
सिंगल बेंच ने चौधरी परवेज इलाही की दरख्वास्त पर हकायक के मुनाफी फैसला दिया है। ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है, जबकि मुतल्लिका तहकीकात करने वाले अदारे कानून के मुताबिक परवेज इलाही के तफ्तीश कर रहे हैं। फैसले सिंगल बेंच ने कानूनी तकाज़ों को नजरअंदाज किया है। अदालत सिंगल बेंच का फैसला कल अदम करार दे, जबकि ये इस्तदा की गई है कि अदालत सिंगल बेंच के फैसले को फौरी मुअत्तल करने का हुक्म दे। जी ठीक है शहजाद, थैंक यू सो मच। यहाँ पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। नशे की लत है या किसी को ज़हनी और जिस्मानी तौर पर किफ़ालत के तौर पे सपोर्ट चाहिए, कैसे होगा, इसी पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ASP सैयदा शहरबानो और विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर ट्रांसजेंडर ज़नाया चौधरी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग टू यू। शहरबानो, सबसे पहले आपसे मेरा सवाल है, ज़रा हमें बताइएगा ये मॉडल जो है तहफ़्फ़ुज़ के मराकज़ का, ये कितने सेंटर्स हैं, कहाँ कहाँ पर हैं और किस तरह ऑपरेट करेंगे, किस तरह मदद करेंगे? बेसिकली सबसे पहला मॉडल जो था वो 2020 के अंदर इस्टेब्लिश किया गया था रावलपिंडी में कोविड के टाइम्स के ऊपर। इट केटर्ड जस्ट टू द ट्रांसजेंडर्स। फास्ट फॉरवर्डेड टू 2023 तो वी डिसाइडेड दैट इट शुड बी रेप्लिकेटेड अक्रॉस पंजाब। अभी 2 से 3 महीने हो चुके हैं कि जो सेंटर्स हैं ये हर डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे खुल चुके हैं। तो अभी करंटली पंजाब में 36 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर सेंटर्स मौजूद हैं। लाहौर वाहिद डिस्ट्रिक्ट है पंजाब में जिसके अंदर 2 सेंटर्स मौजूद हैं, क्योंकि इसका साइज़ जो है वो बड़ा है और पॉपुलेशन ज़्यादा है। ठीक है। अब 2020 में जो सेंटर इस्टेब्लिश किया गया था वो ट्रांसजेंडर्स के लिए था। ये वाला जो सेंटर है इट नॉट ओनली केटर्स टू द ट्रांसजेंडर्स बट ऑल्सो फोकसेस ऑन अदर वल्नरेबल कम्युनिटीज़। जिस तरह आप ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में जिक्र कर चुकी हैं, बाकी जो वल्नरेबल कम्युनिटीज़ हैं उसमें होमलेस चिल्ड्रन भी आते हैं, डिसेबल्ड भी आते हैं, ड्रग अब्यूज्ड इंडिविजुअल्स भी आते हैं, रनअवे ब्राइड्स भी आती हैं एंड पीपल विद स्पेशल नीड्स भी आते हैं। जहाँ तक अभी तक हम क्या नहीं जहाँ तक अभी तक हम कितनी सर्विसेज इन्हें प्रोवाइड कर चुके हैं तो दे एक्सीड 7,000 केसेस। इसके अंदर देयर 2-pronged सिचुएशन है। द फर्स्ट इसके क्रिमिनल केसेस हैं एंड द सेकंड इसके सिविल केसेस हैं। क्रिमिनल केसेस कंसिडरिंग इट्स आवर डोमेन, तो हमारे पास एप्लीकेशन आती है उन लोगों की जो रिलक्टेंट हैं पुलिस स्टेशन जाने के लिए। हम लोग उसको फर्निश कर देते हैं एंड वी बिकम द चैनल बिटवीन द पुलिस स्टेशन एंड द विक्टिम, और हम उधर ही उसे रखते हैं, आईओ इधर ही आता है और उसके साथ लाइजन क्रिएट हो जाता है। जहाँ तक सिविल मैटर्स का ताल्लुक है, जिधर पुलिस का डोमेन नहीं है, उनको हेड ऑन लेने के लिए हमने किया ये कि पंजाब लेवल के ऊपर वी डिसाइडेड टू साइन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स। So far at the Punjab level we have signed MOUs with 24 or 26 different organizations, जिसके अंदर आपकी अखुवत भी आ जाती है, होप फाउंडेशन भी आ जाती है और मल्टीपल अदर जो आपकी NGOs हैं वो आ जाती हैं टू प्रोवाइड देम विद द काइंड ऑफ सर्विस दैट दे नीड। अब अगर हमारे पास कोई आ जाता है कि मुझे माइक्रो फाइनेंस चाहिए तो हम उन्हें अखुवत वालों की तरफ रेफर कर देते हैं। आपकी फंडिंग जो है वो इन इदारों की तरफ से होगी। मेरे साथ नहीं फंडिंग, हाँ, it's fully funded by the police, it's established by the police, the infrastructures are made by the police, no funding from any other organization। मुझे जानना है कि तालीम और तरबियत और किफ़ालत के लिए जो अखराजात होंगे वो कहाँ से अदा किए जाएंगे? वो भी इंटरेस्टिंगली हम ही कर रहे हैं। हम लोगों ने अभी लिबर्टी मार्केट के अंदर जो खिदमत मरकज़ है उधर एक स्कूल बन रहा है। डिफरेंट जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके अंदर स्कूल्स बन चुके हैं। वो ना सिर्फ बच्चों के लिए, स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए, बल्कि ट्रांसजेंडर्स के लिए भी हैं। अब हम लोगों ने एक प्रोग्राम डिवाइस किया जिसमें हम लोगों ने कुकिंग क्लासेस, ड्राइविंग क्लासेस एज वेल एज अदर सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड करनी है ट्रांसजेंडर्स को उनकी स्किल डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। हमारे साथ जी ज़नाया चौधरी भी मौजूद हैं जो कि विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग आपका डेजिग्नेशन है और ज़ाहिर है इससे अंदाज़ा हो रहा है कि विक्टिम की सपोर्ट के लिए बाकायदा तौर पर, लेकिन ये कैसे होगा? क्या विक्टिम जो है उसे आप लोगों को अप्रोच करना पड़ेगा? ज़नाया ये बताइएगा, क्या वो ऑनलाइन आपसे मदद हासिल कर सकते हैं या आप लोग ख़ुद उन्हें अप्रोच करेंगे? इस तरह के माशरे के लोग जिन्हें आप कह लें कि वो किसी माजूरी का शिकार हैं, नशे की लत में मुब्तला हैं, कैसे आप उन्हें अप्रोच करेंगे अगर अप्रोच करेंगे? थैंक यू सो मच। सबसे पहले आप लोगों ने हम लोगों को इनवाइट किया और हम लोगों की आवाज़ जो सी है वो पूरे जो से पाकिस्तान, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे दुनिया में आवाज़ पहुंचाने जा रही है।
اس کے ساتھ ساتھ چونکہ آپ کا کوشچن اتنا انٹرسٹنگ ہے، ایکچولی ہم لوگ جو سا کام کریں وہ ہر طرح سے، اگر ہم لوگوں کو کوئی کال پہ کرتا ہے یا انٹرنیٹ کے تھرو اگر ہم لوگ کو اپروچ کرتا ہے یا پھر ہم لوگوں کو مطلب کسی بھی طرح سے آپ جب ہمیں اپروچ کرتے ہیں ہم آپ کو ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ کریں گے. اگر ہم لوگ ٹرانسجنڈر کمیونٹی کی اگر بات کریں تو کافی ایسے ٹرانسجنڈر پرسن ہوتے ہیں جو کہ گھر میں ان کو بند کر دیا جا رہا ہوتا ہے یا پھر ان مختلف جگہوں کے اوپر ان کے ساتھ زیادتی کی ہو رہی ہوتی ہے. تو جہاں پہ بھی ہم لوگوں کو اگر پتہ چلتا ہے، اگر ہم لوگ خود پہنچ سکتے ہوتے ہیں ہم لوگ خود بھی وہاں پہ اویل ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر کمیونٹی نے ہمارے پاس آنا ہوتا ہے، اور ہم لوگوں نے اتنا اچھا ایک ایٹماسفیئر دیا جس میں ٹرانسجنڈر پرسن جو کہ پہلے بہت زیادہ ہیزیٹیٹ فیل کرتے تھے کہ پولیس کے پاس جانا ہے اور کس طرح سے ہم لوگوں کو بات کرنی ہوگی، تو وی آر ہیئر ٹو، اور ہم لوگ ایز اے برج ہم لوگ کام کر رہے ہیں. اور یہ جو پنجاب پولیس کا بہت اچھا انیشیٹو ہے. آئی ریئلی وانٹ ٹو تھینکس آئی جی پنجاب. اور جو قانونی معاملات میں جو خرچہ آئے گا وہ بھی آپ لوگ ہی اٹھائیں گے؟ ڈیفینیٹلی جی بالکل. اس میں ہم لوگوں کے ساتھ ڈفرینٹ آرگنائزیشنس نے ہم لوگوں نے ان کے ساتھ مل کے ایم او یو سائن کیے، میمورینڈمس وغیرہ. اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ ان کو ہر طرح سے، جس طرح اب دیکھیں اگر ایجوکیشن وائز ہے تو اس طرح سے جو ایجوکیشن کے اوپر جو آرگنائزیشن کام کر رہی ہے ہم اس کے ساتھ کر رہے ہیں. اگر کوئی لا لیگل ایڈ کے اوپر اگر ہم لوگوں کو کوئی فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں ہم ان لوگوں کو کیس ریفر کرتے ہیں. دے آر پرووائڈنگ دیئر سروسز ٹو اس. اچھا شہربانو، ایک ایشو ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں اکثر میڈیا پہ اور کافی ٹائم سے، جو بچے ہوتے ہیں جو گھروں میں کام کر رہے ہوتے ہیں اکثر و بیشتر ان کے ساتھ بہت زیادہ تشدد بھی ہوتا ہے. کیس ہائی لائٹ ہوتا ہے، میڈیا پہ چلتا ہے، پکڑے جاتے ہیں، پھر اس کا کوئی فالو اپ نہیں ہوتا. پتہ چلتا ہے جی وہ انہوں نے بیٹھ کے صلح کر لی ہے کیونکہ فیملی کہتی ہے ہمیں پریشرائز کیا گیا، ہم غریب ہیں، ہم کہاں سے یہ فائٹ کر سکتے ہیں. تو ایسی سچویشن میں کیسے آپ مدد فراہم کر سکیں گے جب فیملی پیچھے ہٹ جائے؟ اچھا، اس میں جو آپ نے پہلے سوال کیا تھا لیگل ایڈ کا، تو ہم لوگوں نے ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر جو ان کی بارز ہیں ان کے ساتھ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن کر لیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو جب بھی کسی کو لیگل ایڈ کی ضرورت ہوتی ہے تو دے آر مور دین ولنگ ٹو پرووائڈ دا لیگل ایڈ فار فری. تو اس کے اندر اس طرح سے فنڈس کا ایکسچینج نہیں ہے when it comes from one organization to another. As far as this particular question is concerned, تو اس کے اندر دو پہلو ہیں اس چیز کے. ایک یہ ہے کہ جس کے نام کے اوپر کیس رجسٹر ہوا ہے، جو مدعی بنا ہے کیس کا، if he or she is not willing to pursue the case, police has to step back. And this is not just happening in Pakistan, it happens world over. اس کا ریڈریسل جو ہے، اس کو ہم ریڈریس کیسے کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ پولیس کی مدعیت کے اندر ایسے پرچے ہونا سٹارٹ ہو جائیں. اس سے پہلے دیٹ اٹ بیکمز این اوفینس اگینسٹ دا اسٹیٹ. اف یو آر اگر آپ چائلڈ لیبر میں انوالوڈ ہیں اور آپ بچے کو ابیوز کر رہے ہیں گھر پہ، اس سے پہلے آنر کلنگ کا بھی ایشو تھا. پولیس کی مدعیت میں یہ والے مقدمے درج نہیں ہو سکتے اور اس طریقے سے پرسیو نہیں ہو سکتے. اب کیا چیز روک رہی ہے اور آپ کیسے اس چیز کو میک شور کریں گے؟ نہیں، نتھنگ از اسٹاپنگ اس. ابھی کوئی چیز روک نہیں رہی ہے. اور اگر ہم لوگ اس کو ایکٹیولی پرسیو کریں جہاں ہمیں لگتا ہے کہ بہت زیادہ ہینس کرائم ہے، تو اس کے اندر یہ پرسیو ہوتے بھی ہیں. جہاں ہمیں لگے کہ دیر از اے چانسز دیٹ دی پارٹیز مائٹ سیٹل، تو وہاں یہ ہوتا ہے. اس کے اندر میں آپ کو ایڈ کرتی چلوں کہ جب ٹرانسجینڈرس کے خلاف کرائم ہونا اسٹارٹ ہوا تھا اور ہم لوگوں نے تحفظ مراکز کھولے ہیں، تو ہم لوگوں نے یہ چیز ایکسپیرینس کی ہے کہ ٹرانسجینڈرز یوز ٹو سیٹل. پھر اٹ بیکیم اے کنسنسس ایٹ لیسٹ ان لاہور کہ ٹرانسجینڈر کے خلاف جو بھی کرائم ہوگا وہ پولیس کی مدعیت میں ہوگا تاکہ یہ لوگ سیٹل نہ کریں. پھر ہم لوگوں نے ان کی اویئرنیس کیمپین اسٹارٹ کی. زنایا وڈ بیئر می آؤٹ آف دس. ہم لوگوں نے اسٹارٹ کیا کہ آپ لوگوں نے سیٹل نہیں کرنا، ادروائز آپ لوگوں کے خلاف اس طرح کی ڈسکریمنیشن اور اوفینس جو ہے یہ سائیکلیکل پروسیس میں چلتے رہیں گے. تو اب سچویشن ایز فار ایز دس پرٹیکولر ونربل کمیونٹی از کنسرنڈ بہت امپروو ہو چکی ہے. اور یہاں بھی جہاں ہمیں لگتا ہے کہ ہینس کیس ہے وہاں پولیس ٹیکس دا لیڈ. اچھا زنایا، آپ یا شہربانو آپ دونوں، میں پہلے چاہوں گی زنایا آپ بتا دیں کہ جو ان مراکز کے قیام کے بعد اب صوبے بھر میں جو باقیات ہیں ان کے کوئی اعداد و شمار سامنے آئے؟ بیکاز یہ اعداد و شمار دے آر ویری امپورٹنٹ، کیونکہ یہی ہمیں بتاتے ہیں کہ پہلے کتنا کرائم ہو رہا تھا، اب کتنا ہو رہا ہے، کس حد تک ان کرائم کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بالکل، اس کے اوپر بہت زیادہ کام کیا جا رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو کہ آپ نے اعداد و شمار کی بات کی ہے، تو اس میں 7,000 پلس جو ان سے ہمارے پاس کیس رپورٹ ہو چکے ہیں، جو کہ ڈفرینٹ ونریبل جو کمیونٹی ہے ان کے پاس ہے ہمارے پاس جو کیسز آئے ہیں. ان پورے پنجاب کے اندر ہم لوگ اتنا زیادہ کام کریں. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنے 4 to 5 months کے اندر ہی ہم لوگ کے پاس اتنے کیس جو ان سے رجسٹر ہوئے ہیں، اور ہم لوگ اس ساری چیزوں کو ہم لوگ پوری کوشش کریں ہم آگے زیادہ سے زیادہ ہم لوگ اس کو پروسیڈ کر سکیں.
ٹھیک ہے. شہربانو, would you like to add something into that? Actually, there are two things. When we talk about data, as far as the vulnerable community is concerned, we need to cater to two particular postulates. The first is that the vulnerable community would not be willing to come forward to get themselves registered. اب اس کے اندر ایشو یہ ہے کہ بہت زیادہ ٹرانسجینڈرز ایسے ہیں جو اپنے آپ کو ڈکلیئر ہی نہیں کر رہے ٹرانسجینڈرز. بہت زیادہ ٹرانسجینڈرز وہ ہیں جو ولنگلی سیک ہی نہیں کریں گے کرمنل ہیلپ. تو ہم لوگوں نے اس کا جو طریقہ اختیار کیا ہے اس کی ریڈریسل کا, وہ یہ ہے کہ ہم نے انہیں بلانا اسٹارٹ کیا ہے ود دا ہیلپ آف دیئر گروز. اور ان کے جب چیلے آتے ہیں ہم کہتے ہیں آپ نے جتنی انفارمیشن خود دینی ہے آپ دے دیں, ہم آپ کو رجسٹر کر لیتے ہیں. تو واٹ وی ہیو ڈیسائیڈیڈ از اینڈ واٹ وی آر ڈوئنگ از کہ ہر تحفظ مرکز نے اپنے ایریا کے اندر جو ٹرانسجینڈرز ہیں انہیں رجسٹر کرنا اسٹارٹ کر دیا ریگارڈلیس آف دیئر جینڈر, ایکس کارڈ, ایم کارڈ اور ایف کارڈ. جو اپنے آپ کو ڈکلیئر کرتے ہیں ہم اسے رجسٹر کر رہے ہیں. تو ہمارا ڈیٹا بینک بن رہا ہے. اب ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے ان کی کس طرح ایشوز کو کیٹر کرنا ہے. سیکنڈ از کہ جہاں تک جنرل ڈیٹا کا کنسرن ہے تو انڈر رپورٹنگ از آلویز گوئنگ ٹو بی این ایشو ایز فار ایز مائنورٹیز آر کنسرن, کیونکہ انہیں عادت نہیں ہے رپورٹ کرنے کی. تو ہمیں انہیں سیک ایکٹیولی اویئرنیس کیمپینس کے تھرو کرنا ہے اور ہم کر رہے ہیں. And it is going to increase with the passage of time. بہت ساری چیزیں جیسے جیسے آپ لوگ کام کرتے جائیں گے بہت سارے ایشوز آہستہ آہستہ ریزالو بھی ہوتے جائیں گے, سامنے بھی پرابلمز آئیں گے جنہیں حل کرنا ضروری ہے. تھینک یو سو مچ, زبردست کام کریں آپ لوگ. شہربانو اور زنایا چودھری ہمارے ساتھ ہیں, آپ دونوں کا بہت شکریہ. لیٹس ہوپ یہ جو تحفظ کے مراکز ہیں یہ لوگوں کو تحفظ فراہم کریں اور جو ماڈل لے کر آئیں اس کو فلی انشور بھی کر سکیں. اچھا جی, یہاں پہ مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک لیتے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. اور عموماً ہم آپ کو ایسے انڈیویجول سے ملا رہے ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی اپنی فیلڈ میں بڑا نام بنایا ہوتا ہے, بڑی ان کی اس میں محنت ہوتی ہے, گاڈ گفٹیڈ ٹیلنٹ بھی ان کے اندر ہوتا ہے. لیکن آج میں آپ کو ایک ایسی فیملی سے ملاؤں گی جس میں سبھی چیمپئن ہیں اور ماشاءاللہ سب بڑا زبردست کام کر رہے ہیں. پولیس میں سب انسپیکٹر ریاست علی نے مختلف کھیلوں میں نیشنل چیمپئن بن کر نام بنایا. یہیں پہ بات نہیں رکتی ہے جناب, دیکھا دیکھی ان کے 7 بچے بھی نیشنل چیمپئن بن گئے, جبکہ ان کی 3 بیٹیاں 2 قدم اور آگے ہیں. انہوں نے انٹرنیشنل کھیلوں میں اپنے اور وطن کے لیے میڈلز جیتے ہیں. تو ڈسکا سے ان کا تعلق ہے, یہ چیمپئن فیملی وہاں سے تعلق رکھتی ہے اور ہمارے رپورٹر رانا غلام مصطفیٰ ان سے آپ کو ملوا رہے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں اس چیمپئن فیملی سے اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس ٹیلنٹ کے پیچھے کیا راز ہے. تو ریاست علی صاحب کی فیملی کو سے آپ نے ملاقات کی اور کہتے ہیں نا پیرنٹنگ میں ایک یہ پہلو بھی آتا ہے کہ وہ خود مثال بنے اپنے بچوں کے لیے, اور پھر بچوں نے اسے فالو کیا, خوب ہی فالو کیا کہ ماشاءاللہ ان کی بیٹیاں بھی اب نہ صرف نیشنل کھیلوں میں بلکہ انٹرنیشنل کھیلوں میں بھی اپنا نام بنا رہی ہیں. تو زبردست جی, ہیٹس آف ٹو دیم. اور یہاں پر جب ہم 10 بجتے ہیں 9 بجتے ہیں اور عموماً ڈیلی روزانہ سبھی یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں کتنی گرمی ہے, شدید گرمی ہے, کیا کریں جی اس گرمی کا. اور اکثر بیشتر آپ نے لاہور سے ایسے مناظر دیکھے ہوں گے جب وہ برج کے اوپر سے وہ جی نہر میں چھلانگ لگا رہے ہوتے ہیں. پچھلے دنوں تو ہمارے وزیر دفاع خواجہ آصف انہوں نے بھی بڑی ڈبکی لگائی تھی. تو آج ہم آپ کو بتاتے ہیں جی اگر شدید گرمی ہو اور ایسے میں آپ کو ٹھنڈا ٹھار پانی مل جائے نہانے کے لیے تو پھر کیا ہی بات ہے. تو گرمی میں کے اس موسم میں سیاحوں کی بڑی تعداد ان دنوں سرائے عالمگیر کے قریب نہر اپر جہلم پر واقع جگو ہیڈ کا رخ کر رہے ہیں. اس حوالے سے رپورٹ ہے, وہ مشورہ دے رہے ہیں کہ اگر یہاں کھانے پینے کا سٹالز لگا دیے جائیں تو پھر تو لوگوں نے بس یہاں سے جانا ہی نہیں ہے. ایک بابا جی کو بھی دیکھ رہی تھی, وہ آم کھا رہے تھے تو بڑا لطف اندوز ہو رہے تھے. گرمی کے موسم میں کیا کریں جب گھروں میں لائٹ نہ ہو, اور لائٹ آئے بھی تو بہت تھوڑی دیر کو آئے, بجلی کے بل بہت زیادہ آئیں, تو پھر لوگ کیا کریں. وہ باہر نکلتے ہیں, دن میں تو بہت شدید گرمی ہوتی ہے, سورج آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہوتا ہے, ایسے میں شام ہوتی ہے, ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں. کہیں کچھ علاقے ایسے بھی ہیں جہاں شام میں بھی ٹھنڈی ہوا نہیں چلتی, تو پھر وہاں پر ہم ایسے مناظر دیکھتے ہیں جو ہم اکثر لاہور میں, اور یہ جگو ہیڈ پر جو اپر جہلم پہ جو نہر بتائی جا رہی ہے وہ ہے. چلیں جی, آج کے لیے اتنا ہی, اور کل پھر بہت ساری سٹوریز اور انٹرسٹنگ نیوز کے ساتھ آپ کے ساتھ دوبارہ آپ کے لیے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے میری جانب سے اللہ حافظ, اپنا خیال رکھیے گا بہت سارا, اور دوسروں کا بھی خیال رکھیے گا. کل ملاقات ہوتی ہے, اللہ حافظ.